हमारे एमसी अपने जीवन पर विचार करते हुए इसे पृथ्वी पर सबसे निम्न स्तर का बताते हैं। आसमान हमेशा उदास रहता है, बारिश कभी नहीं रुकती और कीड़े साल भर हमला करते रहते हैं। बारिश में एमसी पूरी तरह भीगते हुए सीढ़ियों पर चढ़ता है तथा लगातार ऊपर की ओर बढ़ता है। एक कमरे के अंदर एक छोटा लड़का गेट के सामने रखी एक बड़ी धातु की पेटी को हटाता है और दरवाजा खोलता है। वह देखता है कि एमसी वहां खड़ा है। एमसी ने सहजता से बाहर छोड़े जाने पर टिप्पणी की। लड़का चिढ़कर जवाब देता है, शिकायत करता है कि कितना समय लग गया और बताता है कि वह भूखा मर रहा है। एमसी उसे खाना देता है जिससे लड़का तुरंत खुश हो जाता है। वह उत्साहपूर्वक सुझाव देता है कि वे साथ में खाना खाएं। जैसे ही वह भोजन खोलता है उसे उसमें चंद्र केक और सेब दिखाई देते हैं। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। एक चांद केक फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। एमसी उसे उठाता है और लड़के को याद दिलाता है कि इसे बर्बाद न करे और कहता है, ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें कोई रोज खा सकता है और इसे पाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की है। भोजन का आनंद लेते हुए लड़का अपना उत्साह व्यक्त करता है तथा मध्य शरद ऋतु उत्सव को अद्भुत कहता है। उसे खाते हुए देखकर एमसी उसे धीरे खाने के लिए कहता है तथा आश्वस्त करता है कि कोई भी उसका खाना नहीं चुराएगा। इसके साथ ही वह अपने गीले कपड़े बदलने लगता है। एमसी के शरीर पर चोटों को देखकर लड़का चिंतित हो जाता है और कुछ दवा लाने की पेशकश करता है, लेकिन एमसी ये कहते हुए मना कर देता है कि वह स्वयं इसका ध्यान रखेगा। वह लड़के को खाना खाने के बाद जल्दी सो जाने की सलाह देता है तथा उसे चेतावनी देता है कि अगर वह छोटा रहा तो लोग उसे परेशान करेंगे। लड़का चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या एमसी ही उसे परेशान करेगा। एमसी धीरे से उसके सिर पर हाथ रखता है और उसे याद दिलाता है कि वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वह मजाक में कहता है कि यदि लड़का उसकी बात पर विश्वास नहीं करता तो वह उसे बाहर निकाल देगा। परेशान होने का नाटक करते हुए लड़का कहता है कि यदि उसे बाहर निकाला ही जाना था तो वह पहले ही ऐसा कर लेता ताकि उसे एमसी का बदसूरत चेहरा न देखना पड़ता। एमसी लड़के के सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारता है, उसे बदमाश कहता है और उसे वहां से चले जाने को कहता है। इसके बाद लड़का एक बात याद दिलाता है जो एमसी ने एक बार कही थी कि मूंग केक खाने से वे चांद देख सकेंगे, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि वह इसे क्यों नहीं देख पा रहा है। एमसी उसे किसी दिन चांद दिखाने ले जाने का वादा करता है, लेकिन कहता है कि अभी वह विचारों में खोया हुआ है। फिर भी उत्सुकतावश लड़का स्वीकार करता है कि वह यह भी नहीं जानता कि चांद कैसा दिखता है। एमसी उसे अपने सिर के ऊपर एक चांद केक मंडराते हुए देखने की कल्पना करने को कहता है। लड़का आश्वस्त नहीं होता और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है तथा कहता है कि वह दोबारा मूर्ख नहीं बनेगा। कुछ देर बाद लड़का शांति से सो जाता है। एमसी चुपचाप बैठा सिस्टम विंडो की ओर देख रहा है। उन्होंने पाया कि सिस्टम अभी भी खाली है, यद्यपि स्टार्टअप बदल गया है। एक संदेश प्रकट होता है जिसमें कहा गया है कि होस्ट सुचांग जो अभी तक 100% तक नहीं पहुंचा है। किलर फ्लेम आर्ट्स अभी भी बंद है। इसे पढ़कर एमसी ने पाया कि 3% अभी भी गायब है। वह कल पुनः इसकी जांच करने का निर्णय लेता है। 2 घंटे पहले एक व्यक्ति एमसी के सामने खड़ा होकर उसे डांट रहा था तथा वहां आने के लिए खर्च किए गए पैसों की याद दिला रहा था। एमसी ने चुपचाप अपने आप से कहा कि इसे सहन करो। उस आदमी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि एजेंट सही कह रहा था, वह सचमुच मार सहन कर सकता है। एक तरफ बैठे एजेंट पैट ने लड़ाई को देखा और कहा कि आज खर्च किया गया पैसा पूरी तरह से सार्थक था। अचानक उस व्यक्ति ने एमसी पर हमला किया और उसे जोरदार लात मारी जिससे वह दीवार से जा टकराया। रेफरी ने तुरंत मैच समाप्ति की घोषणा कर दी, लेकिन उस व्यक्ति ने विरोध करते हुए कहा कि अभी उसका धैर्य जवाब दे चुका है। रेफरी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि मैच समाप्त हो चुका है और कहा कि एमसी अब आगे खेल जारी नहीं रख सकता। इसके बाद उस व्यक्ति ने मांग की कि एमसी अगले दिन फिर से लड़ने के लिए आए। दर्शकों ने विजयी योद्धा का उत्साहवर्धन करना शुरू कर दिया तथा ये प्रश्न करने लगे कि क्या उसका प्रतिद्वंद्वी अभी भी जीवित है। कमजोरी से ऊपर देखते हुए एमसी ने मन ही मन सोचा कि वह अभी भी वहीं लटका हुआ है। यह दृश्य देख रहे पटोवों ने वर्तमान समतलीकरण की गति के प्रति अपनी बढ़ती अधीरता व्यक्त की। मैच के बाद एमसी, जिसका नाम चियांगजी है, अपना चेहरा धोने के लिए वॉशरूम में चला गया। गुआन यूनी उसके पास गई और पूछा कि क्या वह ठीक है। चियांगजी ने उत्तर दिया कि वह थे। गुआन यूनी ने उन्हें बताया कि भुगतान पहले ही उनके खाते में भेज दिया गया है और उन्हें अगले दिन छुट्टी लेने की सलाह दी। चांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चला गया। वर्तमान समय में चोंगजी ने धीरे से अपने सो रहे छोटे भाई के हाथ में एक कैंडी रख दी। उस पर नजर रखते हुए उसने मन ही मन सोचा कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी बीच गुआन यूनी को उसके फोन पर एक कॉल आया। ये चोंगजी से था। कॉल का उत्तर देते हुए गुआन यूनी ने पूछा कि क्या बैठक की आवश्यकता है। फिर यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई कि चांग उसी दिन फिर से लड़ना चाहता था। उन्होंने पूछा कि क्या चोंगजी खुद को मरवाने की कोशिश कर रहा था। चांगजी ने जवाब दिया कि वह पहले से ही 3 साल से मारपीट सहन कर रहा है। अगर वह सचमुच मरना चाहता तो अब तक मर चुका होता। उन्होंने एक अन्य व्यवस्था की मांग की। गुआन यूनो ने सहमति जताते हुए कहा कि जब तक दोनों पक्ष तैयार हों, उन्होंने कभी भी लड़ने से इनकार नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि इससे वह कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। उन्होंने चियांगजी से कहा कि वह स्वयं को तैयार रखें तथा तुरंत ही समझौता करने का वादा किया। चांगजी ने उन्हें धन्यवाद दिया। जूली ने गुआन से बात की और चांग की कड़ी मेहनत पर आश्चर्य व्यक्त किया। उसने बताया कि उसने उसे पहले भी देखा था और उसे संदेह था कि वह बच पाएगा। गुआन ने स्वीकार किया कि वह भी चिंतित थे। पिछले मैच का युकाई योद्धा बहुत क्रूर था। उसने अपने हमले रोकने से इनकार कर दिया था। चांग भाग्यशाली था कि वह अभी भी जीवित था। जूली ने देखा कि चियांग को स्पष्ट रूप से पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह अपने जीवन को महत्व देता है। गुआन ने बताया कि चियांग दूसरे क्रम में प्रवेश करना चाहता था। इसके लिए प्रतियोगिता में शामिल होने हेतु उसे अधिक धन की आवश्यकता थी। हालांकि उनकी वर्तमान जीत पर्याप्त नहीं थी। जूली दंग रह गई। उन्होंने बताया कि दूसरे क्रम में प्रवेश करने के लिए प्रतियोगिता में 1 मिलियन की आवश्यकता थी। किसी को भी चियांग का वर्तमान स्तर पता नहीं था। यदि वह रैंक पंजीकरण छोड़ देता है तो शुल्क दोगुना हो जाएगा। उसने पूछा कि वह और कितना कष्ट सहने को तैयार है। यदि वह सफलतापूर्वक पंजीकरण भी कर लेता है तो भी उसे जीतने के लिए ताकत की आवश्यकता होगी। द्वितीय श्रेणी के अधिकांश संसाधनों पर पहले से ही संघों का एकाधिकार था। बिना किसी समर्थन के उन्नति करना लगभग असंभव होगा। गुआन ने स्वीकार किया कि चियांग को इतने लंबे समय से जानने के बाद भी वह अभी तक उसकी सही रैंक का पता नहीं लगा सका है। बाद में चियांग को अपने छोटे भाई के साथ व्यायाम करते देखा गया। लड़के ने उससे पूरा दिन अपने साथ बिताने को कहा। चांग ने इनकार कर दिया।
उस रात जब वह जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने अपने भाई से घर पर ही रहने को कहा। उसने वादा किया कि अगर वह सुरक्षित लौट आया तो वे साथ मिलकर खेलेंगे। छोटे भाई ने उसे अपना वादा न तोड़ने की चेतावनी दी और कहा कि वह इंतजार करेगा। जैसे ही चुंग चला गया, उसने अपने घातक ज्वाला कौशल पर विचार किया, जो पहले ही 97% तक पहुंच चुका था। यह सफल होगा या असफल, यह आज रात पर निर्भर करेगा। उसने इस पर अधिक न सोचने का निर्णय लिया। यद्यपि उनका शरीर अभी भी अस्वस्थ था, फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने से पहले कुछ पीने की योजना बनाई। चांग एक रात्रि कैफे में गया और एक गिलास वोडका मांगा। एक महिला ने उसके सामने पे रखा और पूछा कि क्या उसका कोई झगड़ा होने वाला है। चियांग ने पुष्टि की कि यह आज रात के लिए निर्धारित किया गया है। वह चुपचाप उसे देखती रही। वह दूसरों से अलग था, हमेशा शांत, हमेशा अकेला, उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं। वह प्रतिदिन आता, पानी पीता और बिना पीछे देखे चला जाता। इसी बीच पास के टीवी पर एक समाचार रिपोर्ट चल पड़ी। इसमें चेतावनी दी गई है कि हाल के दिनों में सौर कण इस क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। कीट जीव प्रथम आदेश के बाहर के क्षेत्रों पर हमला कर रहे थे। नागरिकों को सतर्क रहने, अकेले रहने से बचने तथा लंबे समय तक बेसमेंट या निचली मंजिलों में न रहने की सलाह दी गई। महिला ने एक अन्य ग्राहक सुई की ओर मुड़कर उसे अपने नए उत्पादों का स्वाद चखने की पेशकश की। अचानक सुई ने अपनी टोपी पकड़ ली। उसने उससे कहा कि वह रुक जाए और उसे वापस कर दे। उसने उसकी उपेक्षा की और उस पर जोर दिया कि वह उसके साथ शराब पिए, तथा दावा किया कि वह उस दिन विशेष रूप से भाग्यशाली था। उसने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह अभी भी काम कर रही है। सुई ने आगे जोर देते हुए कहा कि उसे शर्म नहीं करनी चाहिए तथा उसके साथ शराब पीना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि यदि स्वर्ग का बॉस भी आ जाए तो भी उसे उसके साथ शराब पीनी पड़ेगी। जब वह जाने देने की विनती कर रही थी तो उसने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उसने मांग की कि वह पहले उसके साथ शराब पिए और उसके बाद उसे छोड़ देने का वादा किया। उसी समय चियांग ने हस्तक्षेप किया और सुई के साथ जाने की पेशकश की। सुई ने भी जवाब में चोंग का अपमान किया और उसे पीटने की धमकी दी। चांग ने जवाब में उसे चुनौती दी। सुई ने चोंग की चुनौती का मजाक उड़ाया और दावा किया कि वह आज रात ही अपना स्तर ऊपर कर लेगा। चांग ने उसे कोशिश करने का साहस दिया। सुई ने चियांग पर मुक्का मारा, जिसने अपने हाथ ऊपर उठाकर हमले को रोक दिया। जैसे ही सुई चियांग पर एक और मुक्का मारने के लिए तैयार हुआ, अचानक वोडका का गिलास उसके चेहरे पर मारा गया। चियांग ने इसके बाद सुई के पेट पर जोरदार लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़ा। पास खड़ी महिला चौंक गई और आसपास की भीड़ ने आश्चर्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने पहचाना कि वह व्यक्ति भाई चांग था। महिला ने ध्यान से देखा और सोचा कि हालांकि क्लासिक हीरो द्वारा सौंदर्य को बचाने वाला दृश्य पुराना लगता है, लेकिन इस आदमी की ताकत को नकारा नहीं जा सकता। उसने उसके साथ संबंध बनाने पर विचार किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि इससे उसे लाभ हो सकता है। तनाव को कम करने के लिए एक व्यक्ति आगे आया और उसने सभी से शराब पीते रहने और आनंद लेने का आग्रह किया। उन्होंने माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए एक प्रभावशाली बारटेंडिंग शो का वादा किया। एक अन्य व्यक्ति ने बारटेंडिंग का प्रदर्शन शुरू किया, जिसने भीड़ का ध्यान आकर्षित किया और उसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली। ध्यान भटकाने वाले इस दृश्य का फायदा उठाते हुए पहले व्यक्ति ने गार्ड से फुसफुसाकर कहा कि वह चोंग को प्रदर्शन के दौरान चुपचाप बाहर खींच ले। इस बीच चलती कार के अंदर युकाई, वह लड़ाकू जो पहले चियांग से हार चुका था, कॉल पर था। उन्होंने सवाल उठाया कि उनसे संपर्क क्यों किया जा रहा है। दूसरी ओर मैनेजर पी ने उन्हें बताया कि बॉस डू इस सीजन में उनकी धीमी प्रगति से चिंतित थे। पाई ने स्वीकार किया कि वह भी चिंतित था। युकाई ने गुस्से से जवाब देते हुए पूछा कि क्या उन्हें उसकी क्षमताओं पर संदेह है। मैनेजर पाई ने तुरंत इसका खंडन करते हुए सुझाव दिया कि प्रशिक्षण पद्धति में बदलाव सहायक हो सकता है। उन्होंने युकाई को याद दिलाया कि उन्होंने उसके लिए सबसे अधिक तन्यक योद्धा को अपना साथी चुना है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यदि पिछले दिन वे के हस्तक्षेप के बिना उस लड़ाके की मृत्यु हो जाती। मैनेजर पी ने युकाई को आज के मैच में पूरी ताकत लगाने का निर्देश दिया तथा इसके बाद होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने का वादा किया। उन्होंने यह भी बताया कि बॉस डू ने नए जूते और दस्ताने तैयार किए हैं, जिन्हें वे शीघ्र ही पहुंचा देंगे और उनका मानना है कि युकाई को वे पसंद आएंगे। निजी तौर पर मैनेजर पी आगामी कार्यक्रमों को लेकर उत्साहित थे, लेकिन उन्होंने युकाई को चेतावनी दी कि कुंग संगठन के बॉस डुगोटियन की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। यदि युकाई योजना के अनुसार स्तर बढ़ाने में असफल रहा तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पी ने उसे याद दिलाया कि यहां तक कि मुकाबला करने वाला साथी बनने से भी क्षतिपूर्ति की भरपाई नहीं हो सकेगी, जिससे दबाव पूरी तरह से युकाई पर आ जाएगा। निराश होकर युकाई ने गुस्से में अपना फोन नीचे फेंक दिया। अखाड़े में वापस आकर बॉस जंग ने पूछा कि क्या हो रहा है। उनमें से एक व्यक्ति ने उनसे 50% हिस्सेदारी की पेशकश करते हुए फिल्मांकन की अनुमति मांगी। जंग ने बताया कि प्रबंधन प्रणाली के तहत नए नियमों के तहत फिल्मांकन की अनुमति नहीं है और यहां तक कि दर्शकों को भी वहां से चले जाने को कहा गया है। वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने कहा कि उसने सुना है कि आज एक शानदार शो होगा और उसे विश्वास है कि इस फुटेज की काले बाजार में ऊंची कीमत मिल सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि वे मिलकर लाभ कमा सकते हैं। जंग ने प्रस्ताव पर विचार किया और सहयोग के बदले 70% हिस्सेदारी पर सहमति जताई। उस आदमी ने जंग के फैसले की प्रशंसा करते हुए इसे स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर गुआन विचारों में खोया हुआ था। आज के मैच को लेकर असहज महसूस करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि सू चोंग जो सबसे कठिन स्पैरिंग पार्टनर था और उसकी कीमत सबसे अधिक थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो उन्हें ठीक नहीं लगा। मैनेजर पाई ने गुआन से संपर्क किया और टिप्पणी की कि गुआन एक बार फिर बड़ी कमाई करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुआन को ब्रदर रेजिस्टेंस पर हस्ताक्षर किए हुए 3 साल हो चुके हैं। गुआन ने तुरंत जवाब दिया और पूछा कि यह बात उसके लिए किस प्रकार प्रासंगिक है। पाई ने हंसते हुए कहा कि ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वह यह देखने के लिए उत्सुक थे कि जब चियांग अंततः गिरेगा तो गुआन किस प्रकार का भाव प्रदर्शित करेगा। गुआन ने पूछा कि उसका क्या मतलब था, लेकिन पाई ने यह कहते हुए टाल दिया कि उसे समझौते से संबंधित काम करना है और वह बाद में उससे मिलेगा। इसके तुरंत बाद गुआन ने चांग को उसका स्थान जानने के लिए फोन किया। चांग ने पुष्टि की कि वह पहले ही आ चुका है। चोंग के आने के बाद गुआन ने उसे चेतावनी दी कि घुमक्कड़ योद्धा आज उसे कड़ी चोट पहुंचाने वाला है। उन्होंने चांग को पीछे हटने और अपनी ताकत को लंबे समय तक चलाने के लिए बचाने की सलाह दी, लेकिन चांग ने इसके बजाय समझौते की मांग की। गुआन ने उसे मैच छोड़ने की आखिरी बार याद दिलाते हुए गेंद सौंप दी। उन्होंने कहा कि समझौते को बदला जा सकता है और उन्हें केवल यही उम्मीद है कि चांग के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि वह उनका सबसे बड़ा धन कमाने वाला व्यक्ति था। चुंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के समझौते पर हस्ताक्षर किए और मैदान की ओर चलने लगे।
गुआन के बगल में बैठी महिला ने उपहास करते हुए कहा कि कैसे कोई व्यक्ति जो मार खाता है फिर भी दिखावा कर सकता है। मैच जल्द ही शुरू हो गया। युकाई ने अखाड़े में प्रवेश किया और उसे देखकर गुआन ने सोचा कि वह स्तर बढ़ाने के लिए नहीं आया है, वह मारने आया था। रेफरी ने युकाई को चेतावनी दी कि हथियार पहनना नियमों के विरुद्ध है। जवाब में युकाई ने रेफरी पर सीधे नियम लागू करने की धमकी दी तथा उसे डराकर चुप करा दिया। इसके बाद तियांग मैदान में उतरे। युकाई उनके पास गया और उन्हें याद दिलाया कि समझौते में आत्मसमर्पण का प्रावधान था, लेकिन उन्हें यकीन था कि चियांग के पास इसका उपयोग करने का समय नहीं होगा। तियांग ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया और उसे प्रयास करने की चुनौती दी। मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। जैसे ही युकाई ने मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा, चांग ने उसे नहीं चकमा दिया। उसने सोचा कि उसे शीघ्रता से आगे बढ़ना होगा और उसने अपने हाथों से हमले को रोकने का निर्णय लिया। यह देखकर गुआन को एहसास हुआ कि इस मुक्का से बाघ की आधी मौत भी हो सकती थी। स्क्रीन पर दिखाया गया कि वॉन्डर वॉरियर्स रैंक 2 की लड़ाकू क्षमता 65% तक बढ़ गई थी। मैनेजर पी ने संतोष के साथ देखा कि डुबुआन द्वारा दिया गया उपहार उपयोगी साबित हो रहा है। युकाई ने चांग के पेट पर जोरदार लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर उछल गया। यह देखकर गुआन ने युकाई पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उसे विश्वास हो गया कि वह इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता, लेकिन चांग फिर से उठ खड़ा हुआ। अब स्क्रीन पर दिखाया गया कि वॉन्डर योद्धा की युद्ध क्षमता 70% तक बढ़ गई थी। दर्शकों ने अविश्वास के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सिर्फ एक किक से 5% की वृद्धि कैसे हो गई। वे चांग की लचीलापन को पहचानने लगे। चांग ने टिप्पणी की कि युकाई उतना मजबूत नहीं लग रहा था। चोंग की दृढ़ता से प्रभावित युकाई ने स्वीकार किया कि उन्हें उनके जैसे प्रतिद्वंद्वियों को हराने में सबसे अधिक आनंद आता है। वह आगे बढ़ा, चांग को पकड़ लिया और चोंग के छूटने के प्रयास के बावजूद उसे उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। इसके बाद युकाई ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह अभी मरा नहीं है और उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। भीड़ आश्चर्य से चियांग को देख रही थी, सोच रही थी कि क्या वह धातु से बना है, तथा सवाल कर रही थी कि इतने क्रूर प्रहारों के बाद भी वह कैसे खड़ा है। गुआन अभी भी सदमे में थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि चांग, जो कभी इतना कमजोर था, अब इन शक्तिशाली हमलों को बिना चकमा दिए या बिना प्रतिरोध किए कैसे सहन कर रहा था, फिर भी कैसे उठ खड़ा हुआ। दृश्य 3 साल पहले का है, जहां चोंग गुआन से पुनः प्रयास करने की अनुमति देने की विनती करता है। गुआन ने उसे चेतावनी दी कि उसका शरीर बहुत कमजोर है और चिंता व्यक्त की कि वह इस राउंड में जीवित नहीं बचेगा। चोंग ने अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए व्यवस्था करने का अनुरोध किया। गुआन उसे याद दिलाता है कि अगर वह मर जाता है तो वह किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, यहां तक कि चोंग के छोटे भाई के लिए भी नहीं। चांग ने जवाब दिया कि वह समझता है। गुआन उसके आग्रह पर सवाल उठाता है और चांग समझाता है कि बिना किसी अवसर के यह मरने से अलग नहीं होगा। वर्तमान में वापस आकर युकाई जंग पर मौके बरसाता है, जो अपनी भुजाओं से उन्हें रोकता है। यह देखकर गुआन को आश्चर्य होने लगता है कि क्या कुछ बदल गया है। रेफरी ने हस्तक्षेप करते हुए घोषणा की कि युकाई ने पहले ही अपनी युद्ध क्षमता 30% बढ़ा ली है और नियमों के अनुसार अब मैच खत्म होना चाहिए। युकाई ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि वह अभी भी 100% तक नहीं पहुंचा है। रेफरी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह स्पार पार्टनर के लिए अनुचित है तथा समझौते का उल्लंघन है। गुस्से में युकाई रेफरी का कॉलर पकड़ लेता है और उस पर उसके स्तर में बाधा बनने का आरोप लगाता है। इसके बाद वह रेफरी को दूर फेंक देता है। मैनेजर पी की ओर देखते हुए युकाई को अपना प्रदर्शन शुरू करने का संकेत मिलता है। उत्साहित होकर वह अपने हाथ से एक ब्लेड निकालता है और चियांग पर हमला करता है तथा अपनी दुर्भाग्य के लिए उसे दोषी ठहराता है। जैसे ही ब्लेड चियांग के पास पहुंचता है, गुआन को झटका लगता है। चियांग अपने हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेड उसकी हथेली में घुस जाता है। उस समय चियांग के सामने एक सिस्टम विंडो प्रकट होती है, जो दर्शाती है कि प्रगति 98% तक पहुंच गई है। युकाई ने चियांग के पेट पर जोरदार मुक्का मारा। चियांग दृढ़ निश्चय होकर बुदबुदाता है कि वह बस एक कदम दूर है। इसके बाद युकाई ने चोंग के पेट पर दोबारा लात मारी और कहा कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही वह अंतिम हमला करने के लिए ऊपर कूदता है, जमीन के नीचे से एक नुकीली वस्तु निकलती है, जो युकाई के पेट में घुस जाती है। दहशत फैल जाती है और भीड़ चिल्लाने लगती है कि यह कीटों का आक्रमण है और उन पर हमला हो रहा है। गुआन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पहले हुए शोरगुल ने ही उस जीव को आकर्षित किया होगा और वह सभी से जल्दी से वहां से निकल जाने का आग्रह करता है। गुआन के पास बैठी लड़की भयभीत हो जाती है और उसे 2 रैंक 3 बेसक टाइगर बीटल के रूप में पहचान लेती है। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से सुदृढ़ीकृत अखाड़े का फर्श नष्ट हो चुका है और अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। विशालकाय कीट चियांग की ओर बढ़ता है और हमला करता है, लेकिन चियांग उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है। सिस्टम चियांग को सूचित करता है कि होस्ट किल फायर टॉवर डायनेमिक मूल्य 100% तक पहुंच गया है। दृढ़ निश्चय से भरे चियांग ने घोषणा की कि इतने लंबे इंतजार के बाद वह अंततः इसकी शक्ति का परीक्षण कर सकता है। चियांग ने कीट से संघर्ष जारी रखा, यह सोचते हुए कि क्या तीसरी श्रेणी के बाघ भरिंग का हमला वास्तव में इतना कमजोर था। यह विचार करते हुए उसने बिना किसी प्रयास के भरिंग का सींग तोड़ दिया। इस बीच गुआन स्तब्ध रह गया। तीसरे दर्जे के बाघ भरिंग के कारण हुई भारी हलचल से उन्हें संदेह हुआ कि क्षेत्र में सू चांगक जो की मृत्यु हो चुकी होगी, लेकिन हंगामा कहीं अधिक बड़ा लग रहा था। संभवतः कोई व्यक्ति चौथी श्रेणी के बाघ भरिंगों के विरुद्ध लड़ रहा था। इसके बाद चांग ने अपने खंजर का इस्तेमाल किया और एक ही वार में भरिंग को खत्म कर दिया। पास में खड़ा एक आदमी घबराकर चिल्ला रहा था कि जीवन रक्षा धन से अधिक महत्वपूर्ण है। गुआन बाघ बीटल को मारा हुआ देखकर हैरान रह गया। उन्होंने पूछा कि वह व्यक्ति कौन है और सूंग जो के ठिकाने के बारे में सोचने लगे। उसने सोचा कि शायद पूरी लड़ाई रिकॉर्ड हो गई होगी। थोड़ी देर बाद चांग को घर पर जागते हुए दिखाया गया। उसका छोटा भाई ब्रैट उसके पास बैठा था और उसने राहत व्यक्त की कि वह अंततः जाग गया। चांग ने पूछा कि वह कितने समय से बेहोश था। ब्रैट ने उन्हें बताया कि लगभग 20 घंटे हो चुके हैं। घर पहुंचते ही वह बेहोश हो गया था और ब्रैट ही वह व्यक्ति था जिसने उसके घावों का उपचार किया था। चांग को एहसास हुआ कि वह बड़ी मुश्किल से बच पाया था। उसने ब्रैट से पूछा कि क्या वह ठीक से पट्टी बांधना जानता है। ब्रैट ने गर्व से उत्तर दिया कि उसने पूरे दिन उसकी देखभाल की है और अब वह भूखा है। उसने पूछा कि क्या चांग अभी भी संतुष्ट नहीं है। चांग ने बड़बड़ाते हुए कहा कि ब्रैट केवल खाना ही जानता है और वह युद्ध में लगभग मर ही गया था। ब्रैट ने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया कि चोंग कभी नहीं मरेगा क्योंकि वह अजेय है। फिर चिढ़ाते हुए ब्रैट ने पूछा कि क्या चांग अपनी वर्तमान स्थिति में भी उसे परेशान कर सकता है और उसने भोजन की मांग की।
चांग ने उसे रुकने को कहा और भोजन खरीदने का वादा किया। जैसे ही चांग घर से बाहर निकला, गुआन ने उसे रोक लिया। चांग ने गुआन की उपस्थिति पर सवाल उठाया। गुआन ने कहा कि वह चोंग का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह उसके आराम में खलल नहीं डालना चाहता था। वह कुछ खाना भी लाया था। चांग ने कहा कि वह पहले सामान ऊपर ले जाएगा और उसने सुझाव दिया कि वे कहीं और बात करें। बाद में एक अलग स्थान पर चोंग ने गुआन से पूछा कि वह क्यों आया था। गुआन ने बताया कि घुमक्कड़ योद्धा की मृत्यु पिछले दिन ही हो गई थी। पैसे के बारे में बातचीत चल रही थी ताकि चांग को बाद में भुगतान मिल सके। चांग ने उनसे काम जल्दी पूरा करने का आग्रह किया और बताया कि उन्हें पैसों की तत्काल जरूरत है। गुआन ने इसे यथाशीघ्र निपटाने का वादा किया। चियांग ये कहते हुए जाने लगे कि यदि कुछ और नहीं बचा तो वे चले जाएंगे। गुआन ने उसे रोका और पूछा कि क्या वह वही है जिसने 2 उन्मत्त बाघ भरिंगों को मारा था। चांग ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। गुआन ने बताया कि स्पैरिंग पार्टनर्स का उद्देश्य वित्तीय सहायता के बदले में दूसरों को आगे बढ़ने में सहायता करना है। जैसे जैसे अन्यों ने उन्हें पराजित किया, वे उच्च रैंक वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ गए। जबकि योद्धाओं और संघ को बड़ा लाभ प्राप्त हुआ, वहीं प्रतिद्वंद्वी साझेदारों ने केवल एक छोटे से इनाम के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। तियांग ने पूछा कि क्या उस प्रणाली में कुछ गड़बड़ है। गुआन ने सवाल उठाया कि चांग जैसी शक्ति वाले किसी व्यक्ति ने अब भी युद्ध में भागीदार बने रहने का फैसला क्यों किया। योद्धा बनने से वह अधिक कमा सकेगा और तेजी से आगे बढ़ सकेगा। चियांग ने जवाब दिया कि यह उसकी पसंद थी। गुआन ने बताया कि उसने पिछले दिन कुछ असामान्य बात देखी थी। सामान्यतः वॉन्डर योद्धा दूसरों को हराकर अपना स्तर बढ़ाते हैं, लेकिन चियांग पराजित होकर अपना स्तर बढ़ा रहा था। यह पहली बार था जब उसने ऐसी विधि देखी थी। जब बाघ भरिंग प्रकट हुए तो चियांग और घुमक्कड़ योद्धा दोनों खतरे में पड़ गए। फिर भी केवल घुमक्कड़ योद्धा ही मरा। चियांग बच गया और बाघ भरिंग मारे गए। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रयुक्त हथियार भरिंग के शरीर का ही एक हिस्सा था। इसके लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। चांग की रिकवरी गति भी सामान्य से कहीं अधिक थी। हालांकि गुआन चोंग के सटीक स्तर का निर्धारण नहीं कर सका, लेकिन उसका मानना था कि चोंग ने रैंक 1 क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है और अब वहां उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा है। चांग ने उनसे मुद्दे पर आने का आग्रह किया। गुआन ने उसे एक प्रस्ताव दिया। अपनी ताकत के बल पर जंग योद्धा बन सकता था, बेहतर आय अर्जित कर सकता था और रैंक बढ़ा सकता था। वे एक नई तरह की साझेदारी की भी संभावना तलाश सकते हैं। चियांग ने कहा कि वह इस बारे में सोचेंगे और वहां से चले गए। गुआन ने कहा कि वह उनके जवाब का इंतजार करेंगे। उसे जाते हुए देखकर गुआन ने सोचा कि इतने वर्षों के बाद भी वह यह नहीं समझ पाया कि चियांग वास्तव में क्या सोच रहा था। चियांग एक कैफे में बैठे थे जहां टीवी पर समाचार प्रसारण चल रहा था। इसने बताया कि बॉस रैंक उत्परिवर्तित कृमि हाल ही में कई स्थानों पर दिखाई दिए थे। संबंधित विभाग की विशिष्ट टीमों को उन्हें खत्म करने के लिए भेज दिया गया था तथा नागरिकों को घबराने की सलाह नहीं दी गई थी। लूमी नाम की एक लड़की चांग के पास आई और उसके घावों को देखा। उसने उसे कुछ दवा दी और सुझाव दिया कि वह उसे वापस ले जाए और उसका प्रयोग करे। चांग ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम लूमी बताया। जल्द ही एक आदमी वहां आया और उसने हाल की घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अखाड़े पर बाघ भरिंगों के आक्रमण के बारे में सुना था। चांग ने इसकी पुष्टि की। आदमी ने कहना जारी रखा कि उसने सुना है कि किसी ने सभी भरिंगों को तुरंत मार दिया था। चांग ने जवाब दिया कि यदि वह जल्दी नहीं भागता तो शायद उसकी वहीं मौत हो जाती। उस व्यक्ति ने बताया कि योद्धा मारा गया था, बाघ भरिंग तुरंत नष्ट हो गए थे तथा चियांग ही एकमात्र जीवित व्यक्ति था। उन्होंने कहा कि शीघ्रता से बच निकलना भी एक कौशल है तथा चियांग को भाग्यशाली बताया। पास आकर उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या चियांग ने ग्रीन जज रॉक के लाल पूंछ वाले बिच्छू के बारे में सुना है। चियांग ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उस व्यक्ति ने चियांग को शीघ्रता से आगे बढ़ने के लिए उच्च राक्षसों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे कुछ ऐसी चीज दी जो महत्वपूर्ण क्षणों में उपयोगी हो सकती थी और दावा किया कि यह लूमी की दवा से भी अधिक शक्तिशाली थी। चियांग ने उन्हें धन्यवाद दिया। इस बीच बाघ दहाड़ टीम के नेता यांग ने अपनी टीम को संबोधित किया। उन्होंने उन्हें उस गहन प्रशिक्षण की याद दिलाई जो उन्होंने लिया था। यह कठिन था, लेकिन एक शक्तिशाली दुश्मन को हराने के लिए आवश्यक था। 5वीं रैंक की बटरफ्लाई ने पहले ही 5 टीमों का सफाया कर दिया था। उनका मानना था कि वे इसे हरा सकते हैं। नेता के रूप में उन्होंने एक कप उठाया और घोषणा की कि एक बाघ की दहाड़ से सभी क्षेत्र स्तब्ध हो जाएंगे तथा समाचार चारों ओर फैल जाएगा। टीम ने खुशी से जवाब दिया। उनके बीच खड़ी लूमी उत्साहित महसूस कर रही थी। उसका मानना था कि टीम का अनुसरण करके और तितली को मारने में मदद करके वह पैसे कमा सकती है और आगे बढ़ सकती है। उसने चियांग की ओर देखा और सोचने लगी कि वह हमेशा कैसे आता जाता रहता है। वह चाहती थी कि वह तितली को मारने में उनका साथ दे। दूसरी ओर तियांग ने बार के बॉस लियाओ द्वारा कही गई बातों पर विचार किया। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि अब समय आ गया है कि किल्फाई टॉवर की शक्ति का परीक्षण उच्च श्रेणी के कीट पर किया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें योग्यता के लिए आवेदन करना होगा। उसे अपने छोटे भाई की भी देखभाल करनी थी। अपने गुप्त अड्डे पर पहुंचकर जंग ने 5वीं श्रेणी की तितली का विश्लेषण करना शुरू किया, जिसका उल्लेख टाइगर रो टीम ने किया था। जगह बहुत छोटी थी और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें एक बड़े आधार की आवश्यकता है। उन्होंने बार में सुनी गई बात को याद करते हुए कहा कि इससे पहले अन्य टीमों ने रैंक 5 की तितलियों के साथ मुकाबला किया था। उन्होंने मध्यवर्ती श्रेणी 5 के कीटों के बारे में जानकारी खोजी। एक टीम पहले से ही कठिन लड़ाई में लगी हुई थी। उन्होंने टाइगर रो टीम के बारे में विवरण की जांच की और किल्फाई टॉवर का उपयोग करके एक परिदृश्य का अनुकरण करने का प्रयास किया। प्रणाली से पता चला कि उनकी सफलता दर केवल 5% थी। चांग ने सोचा कि अगर वह युद्ध में शामिल हो गया तो क्या होगा। वहां बहुत सारे अनिश्चित कारक थे। उन्होंने ऐसी कठिन लड़ाई में भाग लेने का विचार त्यागने का निर्णय लिया। वह अपनी मूल योजना पर ही काम जारी रखेंगे। अपने गैराज की ओर जाते हुए वह एक कार के पास पहुंचे और उसे अपना पुराना मित्र बताया। अब किल्फाई टॉवर सक्रिय हो जाने के कारण वह अंततः इसे फिर से चला सकता था। बाद में चांग घर लौट आया। उसके छोटे भाई ने उसका स्वागत किया और पूछा कि आधे दिन बाहर रहने के बाद वह कौन सा स्वादिष्ट भोजन लेकर आया है। चियांग ने उससे कहा कि यदि उसने आज आराम नहीं किया होता तो वह इतनी जल्दी वापस नहीं आ पाता। उन्होंने अपने भाई को पेटू कहा और कहा कि उसका पालन पोषण करना एक बोझ है। उसके भाई ने उत्तर दिया कि वह अभी भी बढ़ रहा है और लंबाई बढ़ाने के लिए उसे अच्छा खाना चाहिए। तियांग ने उसे खाना दिया और बिना किसी देरी के जल्दी से खाने को कहा। भोजन देखकर उसका भाई खुशी से झूम उठा। तभी किसी ने गेट खटखटाया। ये लूमी था। उसे वहां देखकर चांग को आश्चर्य हुआ कि वह क्यों आई है।
चांग ने लूमी से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वह कहाँ रहता है। लूमी ने उसे याद दिलाया कि बार एक डाटाबेस की तरह काम करता है, हालांकि उसका स्थान एक भूल भुलैया जैसा था और उसे ढूंढने में उसे काफी समय लगा। चांग ने असुविधा के बारे में सोचा और स्थान बदलने पर विचार किया। लूमी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि क्या उसने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय चांग के छोटे भाई ने टिप्पणी की कि लड़की बहुत सुंदर लग रही है और पूछा कि क्या चोंग उसे अंदर नहीं बुलाएगा। चांग ने फिर लूमी को अंदर बुलाया। वह बिगड़ैल बच्चा लूमी की ओर मुड़ा और पूछा कि वह उसके भाई से मिलने क्यों आई है। लूमी ने अनुमान लगाया कि वह चोंग का छोटा भाई होगा। उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए अपना परिचय सु योंगयांग के रूप में दिया तथा कहा कि वह उन्हें केवल योंगयांग ही कह सकती है। लूमी ने उससे कहा कि वह उसकी बहन को लूमी कहे और बताया कि वह हमेशा चाहती थी कि उसका एक छोटा भाई होता। इससे खुश होकर उस बिगड़ैल लड़के ने आगे से उसका छोटा भाई बनने की पेशकश की। चांग ने उस बच्चे के सिर पर हल्का सा मुक्का मारा और पूछा कि क्या उसने खाना खत्म कर लिया है। उस लड़के ने जवाब दिया कि उसका काम तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। लूमी ने चांग को दवा देते हुए कहा कि वह इसे बार में भूल गया था और वह इसे ले आई है। चांग ने स्वीकार किया कि वह जल्दबाजी में चले गए थे और यह बात भूल गए, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वह पहले से ही ठीक है। लूमी ने चुपचाप देखा कि वह कितना सीधा था। लूमी ने उस लड़के को कागज से कुछ बनाते हुए देखा और उसके कौशल की प्रशंसा की। उस लड़के ने बताया कि चूंकि उसका भाई अक्सर घर पर नहीं रहता था, इसलिए उसने अपने साथी के रूप में ये कागज की आकृतियां बनाई। लूमी ने उससे कहा कि वह भी इन्हें बनाना जानती है और उसने उसके लिए भी एक बनाने की पेशकश की। वह लड़का बहुत उत्साहित था और उसे सुंदर और दयालु कह रहा था। चांग ने उन्हें देखा और सोचा कि यह बच्चा किसी को अपने साथ खेलने के लिए मनाने के लिए कुछ भी कह सकता है। उसे आश्चर्य हुआ कि वे सगे भाई कैसे थे। इसके बाद लूमी ने उस बच्चे के लिए कागज की एक स्ट्रॉबेरी बनाई, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और बोला कि उसे आखिरी बार स्ट्रॉबेरी खाए हुए काफी समय हो गया है और अब तो उसके मुंह से लार टपकने लगी है। जंग ने मन ही मन सोचा कि क्षेत्र 1 में स्ट्रॉबेरी मिलना मुश्किल है और उसने सोचा कि अगर बच्चा खाना चाहे तो वह उन्हें कहां से प्राप्त कर सकता है। जब देर हो गई तो लूमी ने कहा कि वह चली जाएगी। उस बिगड़ैल बच्चे ने जल्दी से पूछा कि वह फिर कब आएगी। लूमी ने जवाब दिया कि वह नहीं जानती। फिर उस बिगड़ैल लड़के ने मजाक में कहा कि चूंकि चियांग की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए वह उससे हर रोज मिल सकती है। जंग ने तुरंत अपने भाई का मुंह बंद कर दिया और उससे कहा कि बकवास बंद करो। चांग ने लूमी से माफी मांगते हुए कहा कि उसका छोटा भाई अभी छोटा है और जो भी मन में आता है बोल देता है। उसने दवा लाने के लिए उसका धन्यवाद किया। लूमी शर्मा गई और फिर उसने बताया कि वह रैंक्स बटरफ्लाई का शिकार करने के लिए टाइगर रो टीम में शामिल होगी। तांग को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि क्या वह सचमुच उनके साथ जा रही है। लूमी ने बताया कि वह मूल रूप से टाइगर रो टीम की सदस्य थी। तांग को एहसास हुआ कि वह अपनी असली ताकत छुपा रही थी। लूमी ने बताया कि वह मूल रूप से क्षेत्र 2 की रहने वाली थी, लेकिन उसे नीचे धकेल दिया गया था। वह इस अवसर का उपयोग वापस लौटने के लिए करना चाहती थी। चियांग ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बॉस स्तर का दुश्मन शक्तिशाली है और वह टीम की सुरक्षा के लिए चिंतित है। लूमी ने स्वीकार किया कि वह किसी व्यापारिक समूह के सहयोग के बिना अकेले ही उच्च पदस्थ कीट का सामना नहीं कर सकती थी। एक बड़ी टीम के साथ यह मिशन पैसा कमाने और रैंक बढ़ाने के लिए उसका सबसे अच्छा मौका था। चांग ने उसे शुभकामनाएं दी। लूमी ने बताया कि इस बॉस के लिए अनुमानित इनाम 18 है और रैंक अप की गति तेज होगी। उसने पूछा कि क्या चोंग भी इसमें शामिल होना चाहता है। उसने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और कहा कि वह नहीं जा रहा है। लूमी ने मन ही मन सोचा कि वह मूलतः चांग को मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। इनाम $1 अरब का आकर्षक इनाम था, फिर भी उसने बिना सोचे समझे उसे अस्वीकार कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इसका मतलब यह है कि उसके पास पैसे की कमी नहीं है। लूमी के चले जाने के बाद उस बिगड़ैल बच्चे ने चांग से पूछा कि क्या बहन लूमी खतरे में होगी। चांग ने जवाब दिया कि इसकी संभावना है। उस बिगड़ैल बच्चे ने सवाल किया कि चांग उसकी रक्षा के लिए उसके साथ क्यों नहीं जा रहा है। चांग ने उसका गाल खींचा और चिढ़ाते हुए पूछा कि वह कब से दूसरों की इतनी परवाह करने लगा। इस बीच लूमी बाहर आकर सोच रही थी कि चियांग जैसा शक्तिशाली व्यक्ति अपनी असली शक्ति क्यों छुपा रहा है। अचानक बारिश शुरू हो गई। इसी समय कई लोग तीसरी श्रेणी के पिस्सू से डरकर भागने लगे। तभी चियांग अपनी तलवार लेकर वहां पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि स्थिति उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी। वह एक पिस्सू की ओर बढ़ा और कहा कि वह सबसे पहले मरेगा, तथा उसने अपनी तलवार से उसे मार डाला क्योंकि उसने देखा कि वह बहुत धीमा था। एक और पिस्सू पीछे से उस पर आया, लेकिन वह समय रहते बच गया। हालांकि पिस्सू ने फिर से हमला करने के लिए तेजी से चक्कर लगाया। चियांग सही समय पर वहां से चले गए। ये देखकर कि दोनों जानवर कितनी अच्छी तरह एक साथ काम कर रहे थे। दोनों पिस्सुओं ने चियांग को दोनों ओर से घेर लिया और उसे बीच में छोड़ दिया। चियांग को लगा कि खेल की कठिनाई बढ़ गई है और उसे ये रोमांचक लगा। उसने एक पिस्सू पर हमला किया, फिर दूसरे की ओर बढ़ा और उसे एक साफ वार में समाप्त कर दिया। उसे दुख हुआ कि काम इतनी जल्दी समाप्त हो गया। उस शाम बाद में चियांग को टॉवर घड़ी के ऊपर बैठे देखा गया। वह उस समय के बारे में सोच रहा था जब उसने किल्फाई टॉवर का ताला खोला था। वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि अंदर क्या है। अपने सिस्टम को देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि हालांकि स्टोर में बहुत सारी चीजें थीं, लेकिन वह केवल कुछ ही खरीद सकते थे। अधिक खरीदने के लिए उसे अपने अनुभव को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके बाद सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसने 2 रैंक 3 पिस्सू मारे हैं और 10,000 युआन अर्जित किए हैं, और पूछा कि क्या वह इनाम लेना चाहता है। जंग ने कहा कि निम्न स्तर के कीटों को मारने से बहुत कम एक्सपी और पैसा प्राप्त होता है। इस गति से रैंकिंग में ऊपर आने में बहुत समय लगेगा। कीटों के आक्रमण की अधिकता के कारण यहां तक कि प्रथम श्रेणी के क्षेत्र भी अब सुरक्षित नहीं रहे। उसे और उस बिगड़ैल बच्चे को जल्दी से रैंक बढ़ाने की जरूरत थी ताकि वे उससे जल्दी ही फिर मिल सके। उसे एहसास हुआ कि उसके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुआन को मैनेजर पाई का अचानक फोन आया। उसे उठाते हुए उसने पूछा कि मैनेजर पाई ने उससे इतनी अप्रत्याशित रूप से संपर्क क्यों किया। मैनेजर पाई ने बताया कि वॉन्डर वॉरियर के साथ हुई घटना के बाद लैंग संगठन के बॉस ने इस पर ध्यान दिया और सू चोंग जो से मिलना चाहते थे। उन्होंने गुआन से बैठक की व्यवस्था करने को कहा तथा मुआवजे के रूप में मैच के पैसे की पेशकश की। गुआन ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया कि चांग अब स्पैरिंग पार्टनर के रूप में काम नहीं करता। उन्होंने मैनेजर पी को याद दिलाया कि घुमक्कड़ योद्धा की हत्या बाघ भरिंग ने की थी और इसका सुच चांग जो से कोई संबंध नहीं था। मैनेजर पी ने जोर देकर कहा कि चांग केवल भाग्यशाली था और बताया कि बॉस डू को उससे बड़ी उम्मीदें थी और वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते थे। नाराज गुआन ने उन पर अपने लोगों को भर्ती करने का प्रयास करने का आरोप लगाया तथा चांग को अपना धन वृक्ष बताया।
उन्हें यह जानकर अपमानित महसूस हुआ कि वे उनसे मात्र 50,000 रुपये में यह काम करने की उम्मीद कर रहे हैं और उन्होंने पूछा कि क्या वे उन्हें नीची नजर से देख रहे हैं। इसके बाद मैनेजर पाई ने अपने सर्वोच्च अधिकार का उपयोग करने की पेशकश की और मामला सफल होने पर $1 मिलियन देने का वादा किया। उन्होंने उनकी ईमानदारी पर जोर दिया और बॉस डू को नाराज न करने की चेतावनी दी, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत खराब था। गुआन इस पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। कॉल समाप्त करने के बाद वह चियांग की ओर मुड़ा और कहा कि वह उसे ढूंढने ही वाला था। चांग ने जिज्ञासा से उत्तर दिया कि क्या यह भी वही मामला है। गुआन ने उन्हें बताया कि लू गुआंग संगठन उनसे अनुबंध करना चाहता है, क्योंकि उनका मानना है कि यह एक अच्छा अवसर है। चांग ने पूछा कि क्या यह वही संगठन है जिससे वॉन्डर वॉरियर संबंधित था। गुआंग ने इसकी पुष्टि की और कहा कि वे धनी हैं और चांग की भरपूर मदद कर सकते हैं। चांग ने मन ही मन ये बात कही कि लूंग संगठन ने रैंक बढ़ाने के लिए दबाव बनाने के लिए लड़ाई और दवा का इंजेक्शन लगाया था। उन्होंने लोगों को उच्च रैंक वाले क्षेत्रों में धकेलने के लिए धन का उपयोग किया और स्पार मैचों से अंतहीन मुनाफा कमाया। अंततः उन्होंने उन लोगों को त्याग दिया जिनके पास वास्तविक शक्ति थी, जबकि योद्धाओं को रैंक अप के अवसर और बड़े पुरस्कार प्राप्त हुए। चियांग को संदेह था कि अंततः वे किस प्रकार के राक्षस बनेंगे। वह जानता था कि वह इससे सहमत नहीं हो सकता। गुआन ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि यदि सिफारिश मान ली गई तो वह 10 लाख कमा लेगा, लेकिन उसे चोंग का अंतिम जवाब चाहिए था। चांग ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि इसके बदले में उसे $5 मिलियन देने की पेशकश की जाए। आश्चर्यचकित होकर गुआन ने पूछा कि क्या वह गंभीर है और क्या उसके पास सचमुच इतना पैसा है। चांग ने 2 शर्तें रखीं। पहले वह 500,000 रुपए पहले ही दे देगा और बाकी पैसा वापस आने के बाद देगा। दूसरा, गुआन को 1 सप्ताह तक अपने छोटे भाई की देखभाल करनी थी तथा इस दौरान उसकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। तब गुआन को समझ में आया कि पैसा आसानी से नहीं मिलता। तांग ने कहा कि यही कारण है कि वह उसे इतना अधिक भुगतान कर रहा था। गुआन ने पूछा कि अगर उसने इनकार कर दिया तो क्या होगा। तांग ने स्वीकार किया कि गुआन ही एकमात्र मित्र था जिस पर उसे भरोसा था। गुआन ने भावनात्मक अपील को अस्वीकार करते हुए स्वयं को व्यवसायी बताया। उन्होंने पहली शर्त पर सहमति जताई, लेकिन बताया कि स्थिति खतरनाक होने के कारण दूसरी शर्त कठिन है। उन्होंने तियांग को यह भी याद दिलाया कि लूंग संगठन को अस्वीकार करने से परेशानी आ सकती है और मांग की राशि को बढ़ाकर 10 मिलियन किया जाए। चियांग ने इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। गुआंग ने मन ही मन सोचा कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद उन्होंने चियांग से पूछा कि वह किस योग्यता के लिए आवेदन करना चाहता है। चांग ने उत्तर दिया कि यह 5वीं श्रेणी की तितली थी। घर पर उस बिगड़ैल बच्चे ने चोंग से पूछा कि क्या वह बहन लूमी के साथ जाने के लिए सहमत हो गया है। चांग ने इसकी पुष्टि की। वह बच्चा खुशी से झूम उठा। उसे खुशी हुई कि अब बहन लूमी को सुरक्षा मिलेगी। चोंग ने उसे केवल दूसरों की चिंता करने तथा अपने बड़े भाई की कभी परवाह न करने के लिए डांटा। उस लड़के ने जवाब दिया कि उसे उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चांग अमर है। उसने चांग को बहन द्वारा बनाई गई स्ट्रॉबेरी लाने की याद दिलाते हुए कहा कि उसे अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए इसकी जरूरत है। चांग ने उससे कहा कि वह इसे स्वयं ले आए। अपना बैग पैक करने के बाद उस लड़के ने कहा कि अब जाने का समय हो गया है। चांग ने उसे बताया कि वह कुछ समय के लिए चला जाएगा और अब से उसे भाई गुआन यून के घर पर रहना होगा और अच्छा व्यवहार करना होगा। उस लड़के ने सहमति जताते हुए कहा कि वह समझ गया है। जब वे जाने के लिए तैयार हुए तो उस लड़के ने अपनी खुशी जाहिर की। 2 साल बाद आखिरकार उसे फिर से बाहर जाने का मौका मिला और वह अपनी खुशी को रोक नहीं सका। गुआन के घर पहुंचने के बाद चांग ने अपने छोटे भाई को सख्त चेतावनी दी कि वह अंदर ही रहे और जब तक वह उसे न देख ले, बाहर न जाए। उसने धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। उस बिगड़ैल लड़के ने सहजता से सहमति जताते हुए उससे कहा कि वह झगड़ा न करे और यहां से चला जाए। जब चियांग वहां से चला गया तो उसने मन ही मन सोचा कि उसे इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटा लेना चाहिए। इसके बाद वह अपनी कार में बैठकर चला गया। घर के अंदर उस बिगड़ैल बच्चे ने गुआन से कसकर बंद खिड़कियों के बारे में पूछा और पूछा कि क्या उसे उसके भाग जाने का डर है। गुआन ने जवाब दिया कि यह उसकी सुरक्षा के लिए किया गया था। उस बिगड़ैल लड़के ने शिकायत की कि उसने अभी अभी अपने भाई से छुटकारा पाया था और उसे फिर से कुत्ते की तरह बंद कर दिया गया। वह इस बात पर बड़बड़ाया कि उसका जीवन कितना कठिन था। गुआन ने स्पष्ट कर दिया कि उसका वर्तमान मिशन उस बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन पहले उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। फिर उस बिगड़ैल लड़के ने पूछा कि गुआन ने अपनी खिड़कियां क्यों नहीं बंद कर ली। गुआन ने बताया कि चूंकि वह मार्शल आर्ट जानता है, इसलिए अभी तक उसे किसी से कोई खतरा नहीं है। वह बच्चा गुआन पर चिल्लाने लगा और उस पर आरोप लगाने लगा कि वह उसके साथ 3 साल के बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है। उसने खेलने के लिए बाहर ले जाने की विनती की। गुआन ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि वह नहीं चाहता कि लड़के का भाई उसे कोई परेशानी दे। बाद में एक महिला गुआन के पास आई और उसे बताया कि लड़का 1 घंटे से अधिक समय से खेल रहा था। गुआन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उन्हें इस बात का अफसोस था कि उन्होंने सुच चोंगजू से अधिक पैसे नहीं मांगे। अब उसे अपनी सुरक्षा के लिए 3 योद्धाओं की भर्ती करने के लिए अपना पैसा खर्च करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने सोचा कि क्या सच चोंगजू इन अतिरिक्त लागतों की भरपाई कर सकेगा। जैसे जैसे वह बच्चा खेलता रहा, उसने गुआन को उसे और तेज चलाने के लिए कहा तथा शिकायत की कि गति बहुत धीमी है। गुआन ने मन ही मन सोचा कि यह उसके जीवन का सबसे बुरा निर्णय था। फिर वह आगे बढ़ा और उस बदमाश को धक्का देने लगा। लड़का उत्साह से चिल्लाया और कहा कि भाई गुआनी, सुचांग से 100,000 नहीं 10,000 गुना बेहतर है। दूर से उसे देखते हुए महिला ने सोचा कि यह कितनी असामान्य बात है कि मैनेजर गुआन, जो कभी मुस्कुराता भी नहीं था, उस बच्चे से प्रभावित हो रहा है। कई वर्षों तक साथ काम करने के बावजूद उसने कभी गुआन को अपने परिवार के बारे में कुछ कहते नहीं सुना था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके परिवार के सदस्य कहां हैं। इस बीच टाइगर रोड टीम के वाहन अपने गंतव्य की ओर बढ़ते देखे गए। एक वाहन के अंदर टीम के एक सदस्य ने नेता यांग को बताया कि इस बार वे पूरी तरह से सुसज्जित हैं और 5वीं श्रेणी की तितली को नीचे गिराना आसान होगा। उन्होंने कहा कि पिछली टीमों ने पहले ही इसका प्रयोग कर लिया था, जिससे उनकी सफलता की संभावना बढ़ गई है तथा बड़ी लूट की संभावना बढ़ गई है। एक अन्य सदस्य ने सभी को सतर्क रहने और लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी तथा उन्हें याद दिलाया कि उस प्राणी ने पहले ही 5 टीमों का सफाया कर दिया है। पहले व्यक्ति ने चिंता को खारिज करते हुए कहा कि वे डरेंगे नहीं। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इस लड़ाई के बाद वे जो पैसा कमाएंगे उससे कुछ समय तक जीवन का आनंद ले सकेंगे। गाड़ी चलाते समय उनमें से एक व्यक्ति लूमी की ओर मुड़ा और टिप्पणी की कि टीम लीडर यांग हर बार कितने अच्छे लगते हैं।
उसकी ताकत और निडरता की प्रशंसा करते हुए लूमी ने कहा कि अपनी वर्तमान गति से वे लगभग 3 घंटे में कुयुआ पर्वत तक पहुंच जाएंगे। वह मन ही मन सोच रही थी कि भले ही उसने उसे अस्वीकार कर दिया था, लेकिन वह जानती थी कि वह नहीं आएगा। फिर भी अंदर ही अंदर वह अब भी चाहती थी कि वह उनके साथ शामिल हो जाए। अचानक कॉल के माध्यम से एक आवाज आई, जिसमें टाइगर और टीम से पूछा गया कि क्या वे सुन सकते हैं। उनमें से एक आदमी ने पूछा कि आगे क्या हो रहा है। इसके बाद फोन करने वाले ने एक आपातकालीन संदेश दिया, जिसमें बताया गया कि टीम नंबर 6 लगभग आधे घंटे पहले ही नष्ट हो चुकी है। यो माउंटेन को अब परमाणु हमले के लिए चिन्हित कर दिया गया था और संगठन ने उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया था। हैरान होकर उस व्यक्ति ने कहा कि परमाणु हमला पागलपन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रकार के राक्षस के खिलाफ यह बेकार होगा तथा उसे और अधिक उन्मत्त बना देगा। उसकी पूरी योजना जलकर राख हो गई थी। टीम के एक सदस्य ने नेता यंग की ओर मुड़कर पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। यांग ने आगे बढ़ना जारी रखने का दृढ़ निश्चय किया, क्योंकि उनका मानना था कि यदि उन्होंने तितली को अभी नहीं मारा तो अगली बार आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। टीम के सदस्य इस चिंता में झिझक रहे थे कि कहीं संगठन उन्हें दोषी न ठहरा दे, लेकिन यांग ने जोर देकर कहा कि उन्होंने जो भी प्रयास किया है, अब पीछे हटना कोई विकल्प नहीं है। तभी कॉल पर एक आवाज ने यांग को बताया कि कोर पहले ही फायर हो चुका है। एक अन्य सदस्य ने कुछ अजीब बात नोटिस की। परमाणु हमला बहुत कमजोर लग रहा था। अचानक उत्परिवर्तित तितली राक्षस ने परमाणु ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। यह देखकर यांग को एहसास हुआ कि वह प्राणी अब 5वें स्थान पर नहीं है। यह अकल्पनीय स्तर तक भी बढ़ गया होगा। टीम का एक सदस्य दौड़कर आया और पूछा कि क्या वे अब भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अब लौटने से भारी नुकसान होगा। यांग ने जवाब दिया कि हालांकि वे इतनी मूर्खता नहीं कर रहे थे कि मौत की ओर दौड़ पड़े, फिर भी उन्हें प्रयास तो करना ही था। उस क्षण तितली राक्षस ने अपना विकास पूरा कर लिया और 7वें दर्जे का प्राणी बन गया। इसकी गति का अवलोकन करते हुए यांग ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु ऊर्जा ने ही इसके परिवर्तन को गति दी है। यदि यह केवल 6ठे स्थान तक ही विकसित हो जाता तो उनके पास मौका हो सकता था, लेकिन अब 7वें रैंक के व्यक्ति का सामना करते हुए सभी को युद्ध में ले जाने का मतलब होगा उन्हें मौत की ओर ले जाना। वह यह जोखिम नहीं उठा सकता था। यंग ने अपनी आवाज ऊंची की और सभी को सुनने का आदेश दिया। वर्तमान स्थिति के आधार पर उनकी कोई भी रणनीति या कौशल काम नहीं करेगा। पूरी टीम की सुरक्षा के लिए पीछे हटना ही एकमात्र विकल्प था। लूमी ने इस विचार का कड़ा विरोध किया। वह उस अवसर से पीछे हटने को तैयार नहीं थी जिसके लिए वे इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन टीम के एक अन्य सदस्य ने उन्हें याद दिलाया कि सभी की जान जोखिम में डालना उचित नहीं है। तभी किसी और ने बोलते हुए कहा कि वह लूमी के दृढ़ संकल्प का समर्थन करता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उन्हें आंख मूंदकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा करना आत्महत्या होगी। उन्होंने उनसे नेता की योजना का अनुसरण करने का आग्रह किया। जीवित रहना धन से अधिक महत्वपूर्ण था। पुरस्कारों का आनंद लेने के लिए उन्हें जीवित रहना आवश्यक था। तभी एक कार उसके पास आई। यंग ने देखा और पूछा कि यह कौन है। चांग कार से बाहर निकले और बाघ दहाड़ने वाली टीम का ऐसे क्षण में कायरता दिखाने के लिए मजाक उड़ाया। लूमी उसे देखकर आश्चर्यचकित और खुश हुई। उसने पूछा कि वह क्यों आया है। चांग ने उत्तर दिया कि वह एक मिशन के लिए यहां आए हैं और उन्होंने तितली के शिकार के लिए आधिकारिक तौर पर योग्यता का अनुरोध किया है। यंग ने उसकी पहचान के बारे में पूछा। चांग ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह तितली को मारने में उनकी मदद कर सकता था। यंग ने पूछा कि वह मदद करने को क्यों तैयार है। चांग ने कहा कि मिशन पूरा होने पर वह इनाम का आधा हिस्सा चाहता था। एक सदस्य ने प्रश्न किया कि यदि वे असफल हो गए तो क्या होगा, क्या वे उसके साथ मरेंगे। चांग ने हंसते हुए स्पष्ट किया कि वह नहीं चाहते कि वे अपनी जान जोखिम में डालें। उन्हें केवल गवाह के रूप में कार्य करने की आवश्यकता थी। लूमी ने उसे ध्यान से देखा। उसके व्यवहार में शक्ति और अहंकार दोनों का आभास हुआ। चियांग आगे बढ़ा, क्षेत्र को देखता रहा और सोचता रहा कि तितली क्यों नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अंदर जाकर स्थिति का जायजा लिया जाए। अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए उसने मन ही मन सोचा कि इसे जल्दी खत्म करना होगा। जैसे ही चियांग गुफा में दाखिल हुआ, उसके मन में कई विचार आने लगे। वह जानते थे कि परमाणु ऊर्जा तितली के अंडे उत्पादन में तेजी ला सकती है। सामान्यतः अंडे देने के बाद तितली की मृत्यु हो जानी चाहिए, लेकिन वहां कोई लाश नहीं थी। इसका मतलब यह था कि तितली मरी नहीं थी। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने और गहराई में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गुफा वास्तव में तितली का रूप धारण कर सकती है। जैसी कि उन्होंने उम्मीद की थी, चीजें सरल नहीं थी। तितली विकसित होकर मानव जैसे आकार में परिवर्तित हो गई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें एक बार सफलता दर का उल्लेख किया गया था। वह किसी मानवीय उपस्थिति का आभास कर सकता था। चुपचाप छुपकर जंग ने विकसित तितली को केंद्र में एक चमकते हुए पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा। उन्होंने महसूस किया कि अंडे देने के बाद मरने के बजाय तितली विकसित हो गई थी और भी अधिक खतरनाक हो गई थी। उसे सावधान रहने की जरूरत थी। तितली ने बोलना शुरू किया और बताया कि उल्कापिंड जैसे दिखने वाले उस पत्थर को जीवन मोती कहा जाता है। इस मोती की बदौलत ही यह जीवित रह सका और विकसित हो सका। उसे संदेह था कि चियांग मोती के लिए आया था। यह सुनकर चियांग आगे बढ़ा और उसने स्वीकार किया कि उसे लगा था कि वह अच्छी तरह छिप गया है, लेकिन फिर भी उसे खोज लिया गया, जैसा कि एक उच्च पदस्थ राक्षस से अपेक्षित होता है। तितली ने अकेले आने के लिए उसकी बहादुरी का मजाक उड़ाया और उसे मौत के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। चांग ने स्पष्ट कर दिया कि उसे पत्थर में कोई रुचि नहीं है। वह वहां खजाने के लिए नहीं, बल्कि तितली को मारने के लिए गया था। इसके साथ ही उसने अपनी तलवार से हमला बोल दिया। तितली ने अपने हाथ से उसे रोक लिया और उसे ताना मारा। उसने अपने बच्चों के अंडे सेने से पहले ही उसके साथ मनोरंजन करने का निर्णय लिया और पूछा कि वह इतना कमजोर क्यों है। फिर उसने पलटवार किया और चांग को पीछे धकेलते हुए उसे गुफा की दीवार से टकरा दिया। अपने पैरों पर वापस खड़े होकर चांग को एहसास हुआ कि तितली की ताकत उस कीट से कहीं अधिक थी जिसका उसने पहले सामना किया था। अचानक तितली ने अपना एक कौशल सक्रिय कर दिया, स्टील की सुइयां चुभोन। चांग चौंक गया। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ भारी संख्या में तीर छोड़े जा रहे हों। उसने बचने का प्रयास किया, लेकिन एक सुई उसके चेहरे पर जा लगी। सौभाग्यवश उन्होंने पहले ही तितली की क्षमताओं का अध्ययन कर लिया था। तितली ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार तैयार चोंग ने पलटवार किया। मुझे पूरा विश्वास है कि एक ही तरकीब 2 बार काम नहीं करेगी। उन्होंने इस कदम के साथ इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा। तितली ने उसके प्रयासों का उपहास उड़ाया और कहा कि वह उसे मारने के लिए बहुत कमजोर है। चियांग अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उसकी अत्यधिक शक्ति ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वह दर्द से कराह उठा।
यह महसूस करते हुए कि उसकी ताकत उसकी सभी अपेक्षाओं से अधिक थी। उसकी 2 हड्डियां टूट गईं। वह जानता था कि अब उसे वास्तविक जोखिम उठाना होगा। चियांग ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, वह कोई असहाय मक्खी नहीं था, वह भाई चांग था, और यदि चांग इस पिटाई से मर जाता है तो यह केवल इसलिए होगा क्योंकि दुश्मन ने कभी नहीं देखा था कि असली शक्ति कैसी होती है। ऐसा कहकर वह जवाबी हमला करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ा। चियांग ने अचानक हमला किया और तितली के पेट को खरोंचने में कामयाब रहा। हैरान होकर तितली ने उसकी गति पर सवाल उठाया, लेकिन चियांग ने स्पष्ट कर दिया कि वह सिर्फ तेज नहीं था। एक शक्तिशाली किक से उसने तितली को जमीन पर गिरा दिया। तितली उसकी असामान्य शक्ति देखकर दंग रह गई। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग ने उसे मौत के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। खतरे को समझते हुए तितली ने स्वीकार किया कि उसने उसे कम आंका था। उसने अपना पूरा इस्पात कवच सक्रिय करने का निर्णय लिया। उसे विश्वास था कि अब वह उसे मार नहीं सकेगा। लेकिन चियांग ने बताया कि उनका सबसे बड़ा फायदा ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। वह भारी कवच केवल उसकी गति को धीमा कर देगा। एक तेज चाल में उसने अपनी तलवार से उसकी बाह पर वार कर दिया, जिससे वह उसकी ताकत देखकर अचंभित रह गई। चियांग ने उसे याद दिलाया कि यदि वह इतना शक्तिशाली न होता तो वह आने की हिम्मत न कर पाता। क्रोधित होकर तितली चीखी और एक बार फिर स्टील की सुई से वार किया। लेकिन चियांग ने खुलासा किया कि वह जानबूझकर उसे स्टील की सुइयों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रहा था। अपनी तलवार से हमले को रोकते हुए उसने दोहराया कि यह चाल उसके विरुद्ध बेकार है। उसने उससे कहा कि वह हार मान ले, क्योंकि जिस क्षण उसकी स्टील की सुइयां समाप्त हो जाएंगी वह क्षण उसकी मृत्यु का क्षण होगा। तितली हंसने लगी और उस पर बहुत जल्दी जश्न मनाने का आरोप लगाने लगी। चांग को आश्चर्य होने लगा कि क्या उसमें और भी क्षमताएं बची हैं। जैसे ही उसने नया हमला शुरू किया, चांग ने अपनी तीव्र गति पर भरोसा किया और उसे चकमा दे दिया। लेकिन तितली ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने एक नया कौशल, तितली भ्रम, सक्रिय किया। अचानक चियांग को लगा कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। इस बीच तितली को अपना छिपा हुआ अतीत याद आने लगा। जब सौर ऊर्जा में गिरावट आई तो मनुष्य लालची हो गया और उसने आंतरिक दुनिया में खुदाई शुरू कर दी, जिससे मूल योजना का सूर्य सक्रिय हो गया। इससे विश्व के नियम पुनः निर्मित हुए। ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए मनुष्यों ने भूमि को 9 श्रेणियों में विभाजित किया और उन श्रेणियों के आधार पर यह निर्धारित किया कि प्रकाश का अधिकार किसको है। कई अन्य जीवों की तरह कीटों को भी स्वार्थी मनुष्यों ने निर्दयतापूर्वक त्याग दिया। तितली जनजाति ने अपनी चमक का त्याग कर दिया था और केवल जीवित रहने के लिए तितली कलाकृति का निर्माण किया था। उन्हें आशा थी कि वे फिर से धूप का आनंद ले सकेंगे। लेकिन जब अन्य जातियों को इसकी चमक के बारे में पता चला तो उन्होंने मिलकर इस कलाकृति को जब्त कर लिया। कोई विकल्प न होने पर कलाकृति को 9 जीवन मोतियों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक मोती को सुरक्षा के लिए 9 सबसे मजबूत तितली योद्धाओं को सौंप दिया गया। चियांग को एहसास हुआ कि जीवन मोती पृथ्वी के कोर के समान ही उद्देश्य पूरा करते हैं। जैसे ही तितलियों ने अन्य जातियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, वे 9 योद्धा सुरक्षा की तलाश में मोतियों के साथ भाग गए। तितली दर्द सहते हुए भी हंसती रही। उन्होंने कठिनाइयों, लगातार शिकार किए जाने और पीछा किए जाने की बात कही। फिर भी उन्होंने किसी भी कीमत पर जीवन मोती की रक्षा करने की कसम खाई थी। अभी भी भ्रम में फंसे चियांग ने देखा कि तितली उसके करीब आई और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उसने बताया कि वह जाल में फंस गया है। इस भ्रम के अंतर्गत वह तितली जाति के रहस्यों को जान लेगा। उन्होंने दावा किया कि इस तरह से मरकर उन्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए। यह उनका तुरुप का पत्ता था। बिना देर किए उसने अपनी स्टील की सुइयां चियांग के शरीर में गहराई तक चुभो दी। जैसे ही चांग चिल्लाया, तितली ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए उसे गूंगा इंसान कहा। उसने बताया कि उसने जो देखा था वह महज एक भ्रम था। फिर भी बेहोश हो गया। उसने इस स्थान को उसकी कब्र घोषित कर दिया। चियांग को एहसास हुआ कि उसने इतनी सारी बातें सिर्फ एक गुप्त हमले की योजना बनाने के लिए की थी। तितली ने मुस्कुराते हुए इसकी पुष्टि की और कहा कि उसके 12 मेरिडियन उसके रक्त कांटे से प्रभावित हुए थे। उसने दावा किया कि वह खून बहने से मर जाएगा और अब भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। लेकिन चियांग ने उसके शरीर से कांटों को बाहर निकाल दिया, यह स्वीकार करते हुए कि वह चालाक थी, लेकिन कहा कि ये कांटे उसे मारने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तितली पर उसके ही कांटे से हमला किया और उसे उसके शरीर में चुभो दिया, जिससे वह स्तब्ध रह गई। जैसे ही उसने कांटा उसकी आंखों में घुसाया, उसने उससे कहा कि वह अपने खून के कांटे का दर्द महसूस करे। उन्होंने कहा कि आंखों के बिना प्रकाश का उसके लिए कोई महत्व नहीं रह जाएगा। उन्होंने निर्णय लिया कि अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। मरने से पहले तितली ने उसे श्राप दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि एक दिन काल्पनिक तितली मानव संसार पर उतरेगी और सर्वनाश लाएगी। उसने दावा किया कि वह वास्तव में नहीं मरेगी, क्योंकि वह जीवन मोती के भीतर रहेगी और मनुष्यों को रसातल में गिरते हुए देखेगी। जैसे ही तितली मरी, एक चमकता हुआ पत्थर धीरे धीरे सिकुड़कर जमीन पर गिर गया। चांग ने गहरी सांस ली, राहत महसूस की कि आखिरकार यह खत्म हो गया। बैठते हुए उन्होंने सोचा कि लड़ाई कितनी करीबी थी और अपनी पहले से की गई तैयारी के लिए वे आभारी थे। उसने अपने पेट से स्टील की कवच प्लेट हटा दी और महसूस किया कि ब्लडथॉर्न की शक्ति घातक थी। उस छिपे हुए अस्थि कवच के बिना वह वहीं मर गया होता। पत्थर को देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह वही जीवन मोती है जिसका तितली ने उल्लेख किया था। वह छोटा हो गया था। अचानक सिस्टम ने उनसे पूछा कि क्या वह जीवन मोती स्वामी मान्यता समारोह में आगे बढ़ना चाहते हैं। चांग ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद सिस्टम ने पुष्टि की कि पहचान सफल रही। चांग ने चारों ओर देखा और पाया कि मोती के अलावा तितली ने कुछ और नहीं गिराया था। वह तो पैसे भी नहीं देख पाया। तभी गुफा में अंडों से कई कीड़े निकलने लगे। यह महसूस करते हुए कि उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने अपने कपड़ों का एक हिस्सा फाड़ दिया। कीड़ों की अजीब हरकत से बुरा एहसास हुआ। उसने फटे हुए कपड़े से एक कांटा जल्दी से अपने हाथ में बांधा और युद्ध के लिए दौड़ पड़ा। झुंड से लड़ते हुए उसने कहा कि उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है और उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। दृश्य टाइगर रो बॉय टीम के शिविर क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है, जहां टीम का नेता पूछता है कि क्या वे कोई जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं। उनके पीछे खड़े एक सदस्य ने बताया कि सिग्नल अभी तक ठीक नहीं हुआ है और यहां तक कि चांग को जो संचार उपकरण दिया गया था वह भी पहुंच से बाहर है। एक अन्य सदस्य ने कहा कि कई घंटे बीत चुके हैं और उनका मानना है कि चांग शायद पहले ही मर चुका है। उन्होंने नेता यांग से पीछे हटने का आग्रह किया। उनमें से एक का कहना है कि बॉस की आभा गायब नहीं हुई है, जिसका अर्थ है कि दुश्मन अभी भी जीवित है। उन्होंने चेतावनी दी कि यहां रहना उनके लिए खतरे की बात होगी। एक अन्य व्यक्ति ने जांच के लिए 2 लोगों को भेजने का सुझाव दिया।
लेकिन किसी ने तुरंत आपत्ति जताते हुए कहा कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा और तितली का भोजन बन जाएगा। प्रथम सदस्य इस बात से सहमत है तथा आगे कहता है कि परमाणु ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद तितली की रैंकिंग में सुधार हुआ है। यदि उनकी संख्या दोगुनी भी हो जाए तो भी उनके पास कोई मौका नहीं होगा और उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए। नेता गुस्से में सभी को अपना सामान बांधने का आदेश देता है। उस समय लूमी बोलती है तथा उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने चांग के संकेत का इंतजार करने का वादा किया था तथा पूछती है कि अब वे कैसे जा सकते हैं। एक अन्य सदस्य भी उससे सहमति जताते हुए कहता है कि भाई सू के साथ जरूर कुछ हुआ होगा। चूंकि उन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी थी इसलिए अब उनका चले जाना अमानवीय होगा। नेता सभी से बहस बंद करने के लिए चिल्लाता है। उन्होंने बताया कि वे वर्तमान स्थिति का आकलन नहीं कर सकते और यहां और अधिक समय तक रुकना खतरनाक है। वह अपनी युद्ध क्षमता को बचाए रखने के लिए बिना उद्देश्य के युद्ध न करने का निर्णय लेता है और पीछे हट जाता है। लूमी सूंग जो कि ताकत पर अपना भरोसा व्यक्त करती है और स्थिति बदलने की उम्मीद करते हुए थोड़ी देर और इंतजार करने को कहती है, लेकिन नेता इससे असहमत हैं और कहते हैं कि उन्हें उनकी बात पर भरोसा नहीं है। वह उसे याद दिलाता है कि वे पहले ही 8 घंटे इंतजार कर चुके हैं और आगे इंतजार करने से उनकी स्थिति और खराब हो सकती है। लूमी ने अग्रिम मोर्चे पर जाकर निरीक्षण करने की अनुमति मांगी तथा औपचारिक रूप से अनुमति मांगी। एक सदस्य उसे बताता है कि वह मौत चाहती है, लेकिन लूमी जोर देकर कहती है कि यह मौका उसके लिए बहुत मायने रखता है और वह इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। एक अन्य ने उसे चेतावनी दी कि यदि वह इतनी जिद्दी रही तो उनके पास उसे त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लूमी ने जवाब दिया कि यह पहली बार नहीं होगा जब उन्होंने ऐसा किया हो। नेता बीच में बोलता है और अपने आदमियों को निर्देश देता है कि उसे एक वाहन दे दिया जाए और जाने दिया जाए। लूमी विदा लेते समय नेता को धन्यवाद देती है। वह उससे कहता है कि वह जानता है कि सभी लोग उसके ऋणी हैं, लेकिन वे उसके लिए टीम के बाकी सदस्यों को जोखिम में नहीं डाल सकते। वह उसे शुभकामनाएं देता है। तभी एक चश्माधारी सदस्य नेता से कहता है कि वह बहन लूमी के साथ जाना चाहता है। नेता उन लोगों को जाने की अनुमति देता है जो जाना चाहते हैं तथा बाकी लोगों को वाहनों में चढ़ने का निर्देश देता है। वाहन के अंदर चश्मा पहने लड़का लूमी से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि भाई चियांग अभी भी टिका हुआ है। लूमी पूछती है कि क्या वह डरा हुआ है। वह मानता है कि वह छोटा है। वह सवाल करती है कि वह फिर क्यों आया। उन्होंने जवाब दिया कि उनकी तरह वह भी रैंक बढ़ाने का यह मौका नहीं गंवाना चाहते। टीम में सबसे कमजोर होने के कारण वह जानता है कि उसे बाकी सभी से अधिक मेहनत करनी होगी, अन्यथा उसे बाहर होना पड़ेगा। लूमी ने स्वीकार किया कि उसने उसे कमाका था और सुझाव दिया कि वे मिलकर कड़ी मेहनत करें। अपने विचारों में वह स्वयं को याद दिलाती है कि डरना कोई विकल्प नहीं है, भले ही खतरे में पड़ना लापरवाही भरा लगे। इस बार सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि भाई चांग बच पाता है या नहीं। फिर लड़का लूमी से पूछता है कि रैंकिंग में ऊपर आने के बाद वह क्या करने की योजना बना रही है। लूमी गुस्से से जवाब देती है कि वह रैंक 2 क्षेत्र में वापस जाएगी जहां उसके माता पिता हैं। उसे जल्द से जल्द उनके पास वापस जाने की जरूरत है। दृश्य 2 वर्ष पहले का हो जाता है। नेता यांग ने लूमी को बताया कि शिकु योद्धाओं ने उनके 2 भाइयों को मार डाला है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो उनकी टीम को भारी नुकसान होगा। लूमी ने पूछा कि इस बार दुश्मन कितने लोगों को बदलना चाहते हैं। नेता ने जवाब दिया कि उन्हें 3 चाहिए और केवल एक ही स्थान बचा है। लूमी को आश्चर्य हुआ कि क्या नेता ने अंतिम स्थान के लिए उससे संपर्क किया था। नेता यांग ने पुष्टि की कि सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद सभी इस बात पर सहमत हुए थे कि लूमी को जाना चाहिए। क्रोधित होकर लूमी ने चिल्लाकर कहा कि उसकी युद्ध क्षमता सबसे कम है। उसे एहसास हुआ कि टीम उसे नीचे धकेलना चाहती थी। उसे अपने माता पिता की भी देखभाल करनी थी। नेता ने माफी मांगते हुए बताया कि टाइगर रोड टीम को अपनी लड़ाकू क्षमता बनाए रखने की जरूरत है। वे केवल कमजोर सदस्यों को ही त्याग सकते थे, लेकिन उसने वादा किया कि यदि वह रैंक 2 क्षेत्र में रहेगा तो वह उसके माता पिता की देखभाल करेगा। लूमी को एहसास हुआ कि उसे छोड़ दिया गया है। अब प्रतिरोध बेकार था। सबसे कमजोर सदस्य होने के नाते उसके पास सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे उम्मीद थी कि कम से कम उसके माता पिता सुरक्षित होंगे। उसने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली और नेता से अपने माता पिता की देखभाल करने को कहा। मन ही मन सोचते हुए उसने स्वीकार किया कि परिणाम अपेक्षित था। 3 दिन बाद वह रैंक 1 क्षेत्र के लिए रवाना हो गई। वह रो नहीं सकी क्योंकि वह नियमों को समझती थी। अपने आप को और अपने परिवार को बचाने का एकमात्र तरीका आंसू नहीं बल्कि पूर्ण शक्ति थी। वर्तमान में वापस आकर लूमी ने वाहन से सामने की ओर देखा। उसने चियांग को मरे हुए कीड़ों के ढेर के बीच बैठे देखा। जॉय ने अपना चेहरा चमकाते हुए उसकी ओर हाथ हिलाया। चियांग ने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया और पूछा कि क्या वहां सिर्फ वे दोनों ही थे। उन्होंने कहा कि यदि वे थोड़ी देर से आते तो वे पहले ही चले गए होते। वह जानना चाहता था कि वे केवल 2 ही क्यों थे। मृत कीड़ों को देखकर लूमी ने पूछा कि क्या चांग ने सचमुच बॉस सहित उन सभी को मार डाला है। वह उसकी ताकत देखकर दंग रह गई। चश्मा पहने लड़के ने चियांग की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह उसे सदैव एक नायक के रूप में देखेगा। लूमी ने भी यही भावना दोहराते हुए कहा कि वह हमेशा से जानती थी कि वह मजबूत है, लेकिन इतने मजबूत नहीं। चियांग ने मन ही मन सोचा कि टीम की लड़ाकू शक्ति को बचाए रखने के लिए सबसे कमजोर 2 को स्पष्ट रूप से पीछे छोड़ दिया गया था। टाइगर रोड टीम मजबूत नहीं थी। महत्वपूर्ण क्षणों में वे कायरता से अधिक कुछ नहीं साबित हुए। उसने बताया कि उसने सबसे छोटा और सबसे कमजोर कीट जीवित छोड़ दिया है। यदि वे इसे मार देते तो सभी को पुरस्कार मिलता और रैंक भी बढ़ जाती। यह इतना अच्छा अवसर था, फिर भी नेताजी नहीं आए। चियांग ने टिप्पणी की कि नेताजी बहुत अधिक विनम्र थे। छोटा कैटरपिलर रोने लगा और अपनी भाषा में न मारे जाने की विनती करने लगा। लूमी स्वयं ऐसा करने में असमर्थ थी और उसने चियांग से यह काम संभालने को कहा। चश्मा पहने लड़के ने अपना चाकू निकाला और आगे बढ़ा, लेकिन जब उसकी नजर रोते हुए कैटरपिलर पर पड़ी तो वह पीछे हट गया। उन्होंने कहा कि यह बहुत प्यारा है और अभी भी एक बच्चा ही है। वह इस कार्य को पूरा नहीं कर सका। चियांग ने उन दोनों को डांटते हुए कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें छोड़ दिया गया है। वे बहुत दयालु थे। उसने स्वयं उस प्राणी को मारने का निर्णय लिया। उसने वार करने के लिए अपने कांटे उठाए, लेकिन वह जम गया और वार नहीं कर सका। उसके अंदर कुछ प्रतिरोध कर रहा था। वह रुका और कैटरपिलर से कहा कि वह उसे जीवित नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसे मारने के बजाय उसने उसे अपना जीवन स्वयं समाप्त करने का विकल्प दिया। कैटरपिलर को अपना भाग्य समझ में आ गया और उसने चुपचाप उसे स्वीकार कर लिया। जब वह जाने लगा तो लूमी ने पूछा कि वह कहां जा रहा है। कैटरपिलर ने बताया कि लूमी में एक अनोखी आभा है। जैसे ही उसने उसे देखा, उसे एक विशेष जुड़ाव का एहसास हुआ।
अपने निर्णय को सही मानते हुए कैटरपिलर अपने कोकून से बाहर निकलकर एक ठोस चट्टान जैसे आकार में परिवर्तित हो गया। चियांग ने लूमी को कोकून रखने का निर्देश दिया। उसने उसे उठाया और सावधानी से पकड़ लिया। इसके बाद ध्यान चश्मा पहने लड़के पर गया। उनकी रैंक 3 की लड़ाकू क्षमता 70% तक बढ़ गई थी। बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने इस अप्रत्याशित सफलता का जश्न मनाया और भाई सू को धन्यवाद दिया तथा स्वयं को उनका बड़ा प्रशंसक बताया। लूमी की रैंक 3 की लड़ाकू क्षमता भी बढ़कर 50% तक पहुंच गई। इस बीच सिस्टम ने चियांग को उसकी हालिया उपलब्धि के बारे में सूचित किया। उन्होंने 5 तितलियां और हजारों कीटों का सफाया कर दिया था। सिस्टम ने पूछा कि क्या वह अपना इनाम वापस लेना चाहता है। चियांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। जैसे ही सिस्टम ने इनाम दिया, चियांग को लगा कि वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। तभी चियांग के फोन पर एक सूचना आई। उनके खाते में 100 मिलियन युआन की धनराशि जमा कर दी गई थी। चांग ने अपनी सहमति की पुष्टि की। वह कुल राशि का केवल आधा हिस्सा ही लेगा। उन्होंने तुरंत पूरी रकम का 25% चश्मा पहने लड़के के खाते में स्थानांतरित कर दिया। लड़का बहुत खुश हुआ और उसने इतनी सारी धनराशि पाकर अपनी खुशी व्यक्त की तथा चियांग को उदार बताया। चोंग ने 25% राशि लूमी के खाते में भी स्थानांतरित कर दी। कोकून को पकड़े हुए लूमी ने सोचा कि अब वह अंततः रैंक 2 चुनौती प्रतियोगिता में भाग ले सकेगी। अभिभूत महसूस करते हुए लूमी ने चोंग से कहा कि उन्होंने बिना कोई योगदान दिए ही उनसे बहुत कुछ ले लिया है। वह सोच रही थी कि वे उसका ऋण कैसे चुका पाएंगे। चांग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे आश्वस्त किया कि अभी भुगतान करना आवश्यक नहीं है। चश्मा पहने लड़के ने हंसते हुए बताया कि चियांग को पैसा और औरतें दोनों से प्यार था। उन्होंने चांग की ताकत की प्रशंसा की और मजाक में कहा कि वह और लूमी अच्छी जोड़ी बनाते हैं। शर्मिंदा होकर लूमी ने टिप्पणी को खारिज कर दिया। चांग ने शांति से अपनी आशा व्यक्त की। फिर उसने उन्हें याद दिलाया कि वे यह बात न कहें कि उसने बॉस को मार दिया है। लड़के ने पूछा क्यों। तांग ने बताया कि वह नहीं चाहता कि अन्य लोगों को उसकी युद्ध क्षमता के बारे में पता चले, क्योंकि अब देर हो रही है। उसने उन्हें वापस लौटने को कहा और उस क्षेत्र से चला गया। वाहन में सवार होकर लड़के ने लूमी से पूछा कि क्या वह मानती है कि कोकून अभी भी जीवित है। लूमी ने जवाब दिया कि उन्हें इस बात पर भरोसा है। उसने चुपचाप चियांग पर अपना विश्वास दोहराया, ये जानते हुए कि वह उसके बारे में गलत नहीं थी। चांग जब वहां से चला गया तो उसने युद्ध के बारे में सोचा। जीवन मोती और कोकून के अलावा उन्होंने तितली के कांटे भी प्राप्त किए थे। उसे लगा कि लूट बहुत अच्छी थी और उसने ब्रैड को लेने के लिए जल्दी से वापस जाने का निर्णय लिया। दूसरी ओर दूर से एक आदमी ने टाइगर रो टीम के नेता को देखा। उन्होंने लक्ष्य का हुलिया बताया और पूछा कि क्या वे लूट का माल लेकर लौट रहे थे या बीच रास्ते से ही भाग गए थे। इस आदमी को रोल कॉलर के नाम से जाना जाता था। एक बम अचानक टाइगर रो टीम के वाहन पर गिरा, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ और वाहन हिंसक रूप से पलट गया। टीम के सदस्य तुरंत अपने नेता की जांच करने के लिए उसकी ओर दौड़े। क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर आकर नेता ने सभी को आश्वस्त किया कि वह ठीक हैं और उन्हें युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। टीम के एक अन्य सदस्य ने चेतावनी दी कि दुश्मन शक्तिशाली है और उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन गुस्से से भरे नेता ने कहा कि उन्हें इसकी परवाह नहीं कि दुश्मन कौन है, वह उन्हें मार डालेगा। उसी समय रोल कॉलर प्रकट हुआ। उन्होंने सहजता से पूछा कि नेता किसे मारना चाहता था तथा कहा कि उन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया है और अब वह उनके साथ थोड़ी देर और खेलना चाहते हैं। उसे देखकर नेता को तुरंत एहसास हो गया कि रोलेल का स्तर बहुत ऊंचा है और उसे आश्चर्य हुआ कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। नेता ने उन पर पहले हुए हमले का आरोप लगाया। रोल कॉलर ने किताब पढ़ते हुए शांतिपूर्वक उनकी पहचान रैंक 2 टाइगर रो टीम के रूप में की। उन्होंने सदस्यों की संख्या गिनी, जो 10 थे, लेकिन पाया कि उनमें से एक गायब था। टीम के एक सदस्य ने उस पर बंदूक तान दी और जानना चाहा कि वह कौन है। रोल कॉलर ने ठंडे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उसने चेतावनी दी कि जो लोग उसकी बात सुनेंगे उन्हें कम से कम पूरी लाश मिलेगी। उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि वे 10 थे। कुछ भी न लेकर चले जाने से तो बेहतर है। उसने उनसे कहा कि वे इसे सहन करें क्योंकि दर्द क्षणिक होगा। एक अन्य सदस्य ने रोल की ओर अपनी बंदूक तानते हुए टीम को चेतावनी दी कि वे लापरवाही से काम न करें, क्योंकि दुश्मन बहुत खतरनाक था। सावधानी के बावजूद एक सदस्य ने गोली चला दी और चिल्लाया कि उसे परवाह नहीं कि रोलर कौन है, उसे बस मरना था। एक क्षण में रोल कॉलर ने अपने हथियार से गोली को 2 टुकड़ों में काट दिया। शांतिपूर्वक उसने उस आदमी से पूछा कि क्या उसे मरने से डर नहीं लगता। फिर अपने हथियार से तेजी से हमला करते हुए रोल कॉलर ने उन्हें याद दिलाया कि उसने पहले ही चुप रहने के लिए कहा था। उनका प्रहार निर्दयी था। वह आदमी साफ साफ 2 टुकड़ों में कटा हुआ था। यह देखकर नेता चौंक गया और तुरंत चिल्लाया कि सभी लोग एक साथ हमला करें और उसे मार डालें। सभी सदस्यों ने एक साथ गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन रोलेल ने घातक सटीकता के साथ गोलीबारी की। एक एक करके उसने उन्हें नीचे गिराया और साथ ही उन सभी को मरने के लिए ताना भी मारा। उन्होंने घोषणा की कि वे सभी उस दिन वहीं नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही वहां अफरा तफरी मची, टीम के एक सदस्य ने रोलेल पर बंदूक तान दी और उसे चेतावनी दी कि वह और नजदीक न आए। रोल कॉलर ने एक डरावनी टिप्पणी करके उसे चुप करा दिया। अभी उस आदमी की मरने की बारी नहीं आई थी, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने अगले लक्ष्य यानी नेता की ओर इशारा किया। बिना किसी हिचकिचाहट के रोलेल ने अपने हथियार को नेता पर चलाया, उसे उसकी छाती में गहराई तक घुसा दिया तथा उसके पेट पर एक क्रूर वार किया। रोल कॉलर ने सभी को शांत रहने को कहा और पार्टी जारी रखने का सुझाव दिया। इसके बाद उसने भाग रहे 2 सदस्यों की ओर अपना हथियार फेंका। जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनमें से एक के शरीर में छुरा घुस गया, जबकि दूसरे का पैर कट गया। यह देखकर घायल व्यक्ति घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि नेता भी मारा गया है और उसे जल्दी से भागना होगा। हताशा में वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा तथा वादा किया कि वह अपनी जान के बदले कुछ भी देने को तैयार है। रोल कॉलर ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया कि वह व्यक्ति संभवतः वह नहीं दे सकता जो वह वास्तव में चाहता है। जीवित रहने के लिए आतुर उस व्यक्ति ने अपनी टीम के सभी संसाधन देने की पेशकश कर दी। लेकिन रोलेल ने हंसते हुए अपने हथियार से उस आदमी का गला काट दिया और उसके जैसे काये लोगों के प्रति अपनी नफरत व्यक्त की। थोड़ी देर बाद चांग और उनकी टीम अपने वाहन से टाइगर रो टीम के स्थान पर पहुंची। रास्ते में उन्होंने देखा कि टीम का वाहन सड़क पर लावारिस हालत में खड़ा है। यह देखकर चियांग को बेचैनी महसूस हुई और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनकी नजर शीघ्र ही नेता के शरीर पर पड़ी और लूमी सदमे में आ गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। उन्होंने चारों ओर देखा तो पूरी टीम की लाशें बिखरी पड़ी थीं। तांग ने तलवार के कटों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि एक ही व्यक्ति ने तेज, सटीक और निर्दयी ब्लेड से यह सब किया था।
संभवतः कोई 8वीं या उससे उच्च स्तर का व्यक्ति, एक पेशेवर हत्यारा। लूमी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि टाइगर रोड टीम स्वयं एक पेशेवर समूह थी। यह विचार ही परेशान करने वाला था कि किसी ने उन्हें मारने का साहस किया। चियांग ने युद्ध के दृश्य का आकलन किया और निष्कर्ष निकाला कि इस व्यक्ति ने पूरी टीम को पूरी तरह से पराजित कर दिया था, जिससे उनकी अपार शक्ति का पता चलता है। चश्मा पहने हुए टीम के साथी ने सवाल किया कि कोई व्यक्ति बदला लेने की चिंता किए बिना इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। लूमी ने देखा कि वह क्षेत्र सुनसान था और कुछ ही घंटों में कीड़े शवों को खा जाएंगे तथा पीछे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। चांग ने बताया कि टीम कुया पर्वत पर नहीं मरी, बल्कि वापस आते समय मरी, जिसका अर्थ है कि यह आसानी से बताया जा सकता है कि उनकी मृत्यु बॉस लड़ाई के दौरान हुई। लूमी को आश्चर्य हुआ कि क्या किसी ने सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया है। चश्मा पहने हुए टीम के साथी ने स्वीकार किया कि वह निश्चित नहीं था। लूमी ने अनुमान लगाया कि यह घटना परमाणु से संबंधित हो सकती है। चिंतित होकर चश्मा पहने हुए टीम के साथी ने पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि वे भी खतरे में हैं। चांग ने उन्हें आश्वस्त किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हत्यारा पहले ही भाग चुका है। फिर भी उन्होंने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी और सभी को वाहन में चढ़ने का निर्देश दिया। अंदर जाते समय चश्मा पहने हुए टीम के साथी ने लूमी से उनके अगले गंतव्य के बारे में पूछा। लूमी ने निर्णय लिया कि उन्हें पहले बार में लौटना चाहिए। जब वे लोग चले गए, लूमी चुपचाप बैठी रही। उसके विचार नरसंहार के बारे में सोच रहे थे। उसकी टीम चली गई थी और अब उसके माता पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था। वह जानती थी कि उसे जल्दी से वापस लौटना होगा और चुनौतीपूर्ण लड़ाई पूरी करनी होगी। इस संकल्प के साथ समूह वहां से चला गया। दृश्य गुआन के कार्यालय में स्थानांतरित हो जाता है, जहां उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि उनकी हुइन कंपनी को लू गुआंग संगठन द्वारा खरीद लिया गया है। एक महिला ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि लू गुआंग अविश्वसनीय रूप से धनी है और उसने एक निर्णायक कदम उठाया है। अब उनके नए बॉस डू बियान है। गुआंग को एहसास होता है कि बॉस डू संभवतः उन्हें अपने एजेंडे पर चलने के लिए मजबूर करना चाहता है। तभी गुआन को मैनेजर पाई का फोन आता है। गुआन ने मजाक में कहा कि पाई शायद कुछ अच्छी खबरें साझा करना भूल गई। मैनेजर पाई हंसते हुए कहते हैं कि यह उनका भाग्य है कि वे अब सहकर्मी बन गए हैं और वे स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन गुआन गंभीर उसे याद दिलाता है कि लू गुआंग संगठन ने एक बड़ी राशि खर्च की है और अब हर हस्ताक्षरित योद्धा को रात भर मालिक का पालन करना होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि वे अब भी खुद को उत्कृष्ट कैसे मान सकते हैं। मैनेजर पाई ने तब खुलासा किया कि बॉस डू गुआन को बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहता है और पूछता है कि क्या उसके पास समय है। गुआन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाता है, ये देखते हुए कि बॉस डू पहले से ही उसका वरिष्ठ है और औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। मैनेजर पाई ने उसे बताया कि वह इंतजार करेगा। कॉल समाप्त करने के बाद गुआन सोचता है कि डुबोटियन एक ऐसा व्यक्ति होगा जो चीजों को गंभीरता से लेता होगा, इसलिए उससे सीधे मिलना सबसे अच्छा है। दृश्य लू गुआंग संगठन में परिवर्तित हो जाता है। गुआन आता है और मैनेजर पाई उसका स्वागत करता है तथा बताता है कि यह अखाड़े के बाहर उनकी पहली मुलाकात है और गुआन वास्तव में काफी मिलनसार लग रहा है। गुआन प्रशंसा से असहज महसूस करता है और कहता है कि आज भी बहुत उदार हो गई है। मैनेजर पाई ने जवाब दिया कि वे अब एक ही पक्ष में हैं और बॉस डू ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। गुआन को आश्चर्य होता है कि बॉस डी जैसा शक्तिशाली व्यक्ति उनके जैसे कमजोर लोगों से बात क्यों करना चाहेगा, लेकिन मैनेजर पाई जोर देकर कहते हैं कि वह बहुत विनम्र बन रहे हैं और उन्हें उनके पीछे चलने के लिए कहते हैं। जैसे ही वे उस क्षेत्र से गुजरते हैं, गुआन उस स्थान के पैमाने को देखता है। इसमें रैंक 1 से रैंक 3 तक के योद्धा हैं और यह अब तक देखे गए किसी भी संगठन से कहीं अधिक उन्नत है। वह पास में मौजूद 4 अंगरक्षकों की ताकत से प्रभावित है, जो संभवतः 7वें स्तर से ऊपर के हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत है। अंततः वे बॉस डू के पास पहुंचते हैं। मैनेजर पाई ने डी को सूचित किया कि गुआन आ गया है। गुआन अपना परिचय देता है और निमंत्रण का कारण पूछता है। उसे आश्चर्य होता है कि बॉस डू एक महिला निकलती है। उन्होंने बताया कि गुआन इतना साहसी था कि उसने उसके पहले के संदेशों को अस्वीकार कर दिया और अनदेखा कर दिया। गुआन ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि महान प्रतिभाशाली डुबोटियन वास्तव में एक महिला है। डी बताते हैं कि व्यापार में केवल लाभ ही मायने रखता है, किसी को पहचान की परवाह नहीं है। फिर वह पूछती है कि क्या गुआन को बी योंगजिन नामक संगठन के बारे में पता है। गुआन ने स्वीकार किया कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। डू बताते हैं कि यह संगठन प्रशासन से जुड़ा हुआ है और गुप्त रूप से जिंग दाओ नामक किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह व्यक्ति उच्च श्रेणी के योद्धाओं को भर्ती करता है ताकि वे निम्न श्रेणी के योद्धाओं पर आक्रमण करें, व्यवस्था को बिगाड़े और लाभ कमाएं। इन विशिष्ट हथियारों को रोल कॉल के नाम से जाना जाता है। गुआन ये सुनकर हैरान रह गया कि वे कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं। डू ने आगे बताया कि रोल कॉल करने वाले खुफिया जानकारी एकत्र करते हैं, निम्न श्रेणी के शिकारियों के अपने क्षेत्र से बाहर जाने का इंतजार करते हैं और फिर उन्हें मार देते हैं। उनके तरीके इतने गुप्त हैं कि उनका पता लगाना असंभव है। गुआन ने सवाल उठाया कि क्या इसका मतलब यह है कि प्रशासन द्वारा नियंत्रित रैंकिंग संसाधनों को योंगजिन संगठन द्वारा हिंसा के माध्यम से आंशिक रूप से लूटा जा रहा है। डू ने इसकी पुष्टि की। रैंकिंग संसाधनों का वर्तमान मूल्य पहले से ही 100 मिलियन युआन है और कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है। लाभ पर्याप्त है। गुआन का कहना है कि लू गुआंग जैसे समृद्ध संगठन को कीमतों की चिंता नहीं करनी चाहिए। डी इस बात से सहमत हैं कि उन्हें लागत की चिंता नहीं है, लेकिन वे बताते हैं कि वास्तविक मुद्दा व्यवस्था का विघटन है। इससे उनका परिचालन प्रभावित होता है। इससे भी बुरी बात यह है कि उसके अपने उच्च श्रेणी के योद्धा भी सुरक्षित नहीं है और इसका शिकार हो गए हैं, जिससे वह क्रोधित है। गुआन पूछती है कि वह अपने कुलीन योद्धाओं का उपयोग क्यों नहीं करती। डू बताते हैं कि भूमिका निभाने वाले लोग दुनिया भर से आते हैं, जिनमें से कई का संबंध दुष्ट पंथों से होता है। वे खून के प्यासे पागल हैं जो मजे के लिए हत्या करते हैं। उनकी मौजूदा सेना उनसे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। गुआन ने सीधे तौर पर बॉस डू से पूछा कि क्या लू गुआंग संगठन ने उनकी कंपनी सिर्फ इसलिए खरीदी थी ताकि उसके पास मौजूद संसाधन हासिल कर सके। डू ने स्पष्ट किया कि असली कारण सुच चांग जो को प्राप्त करना था। गुआन ने असहमति जताते हुए तर्क दिया कि सुच चोंग जो सिर्फ एक बच्चा था जो कच्ची ताकत पर निर्भर था। उनका मानना था कि लड़का केवल मार खाने में ही अच्छा है और उन्हें संदेह था कि वह कुछ भी महत्वपूर्ण कर सकेगा। जवाब में डू ने मैनेजर पी की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वे उसकी बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ा रहे थे। फिर उसने उसे गुआन को सबूत दिखाने का निर्देश दिया। एक बड़ी स्क्रीन पर चियांग का फुटेज दिखाया गया, जिसे देखकर गुआन दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसी रिकॉर्डिंग केवल काले बाजार में ही मिल सकती है। एक बार फिर यह साबित हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे डुबोटी हासिल न कर सके।
डू ने बताया कि एक घायल योद्धा ने केवल अपनी मुट्ठियों का उपयोग करके अस्थि भेदन का प्रयोग करके 2 बेशक राज्य श्रेणी 3 बाघ भरिंगों को तत्काल मार डाला था। यहां तक कि उसके 4 विशिष्ट अंगरक्षक भी मिलकर उन्हें हराने में संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे लड़के की क्षमता स्पष्ट रूप से उजागर होती है। गुआन ने स्वीकार किया कि यदि यह सच भी हो तो भी सुचांगजो को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लड़का बहुत गुस्सैल स्वभाव का था और इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वह लू गुआंग संगठन के लिए काम करने को तैयार होगा। डू ने स्पष्ट कर दिया कि उसे मनाना गुआन की जिम्मेदारी है। गुआन ने हिचकिचाते हुए कहा कि वह कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन डू ने उसे याद दिलाया कि वह अब उसकी बॉस है और इसलिए उसे वादा करना होगा। दृश्य गुआन के घर की ओर स्थानांतरित हो गया। वह सोच में डूबा हुआ था कि चांग को कैसे मनाया जाए। अब चूंकि डुबियान उसका वरिष्ठ अधिकारी था और उसने कार्य पूरा करने के लिए उसे 3 मिलियन देने का वादा किया था, तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तभी वह बच्चा वहां आया और प्रसन्नतापूर्वक गुआन से कहा कि उसे वापस देखकर वह बहुत खुश है। गुआन ने सरल पुष्टि के साथ जवाब दिया। उस बच्चे ने पूछा कि क्या वे बाहर जाकर खेल सकते हैं, तथा बताया कि उसका भाई उसे बहुत कम ही बाहर ले जाता है। गुआन को एहसास हुआ कि चियांग को मनाने का तरीका शायद उसके सामने ही छिपा है। वह उस शरारती बच्चे को एक मजेदार दिन के लिए बाहर ले जाने के लिए सहमत हो गया। बगीचे में गुआन ने लड़के से पूछा कि क्या वह आनंद ले रहा है। वह बच्चा मुस्कुराया और बोला कि वह खुश है। उन्होंने भाई यूनी की दयालुता की प्रशंसा की तथा कहा कि वे बुरी यादों को लगभग भूल चुके हैं। गुआन ने फिर पूछा कि क्या वह लड़का चाहता है कि वह उसे हर रोज बाहर ले जाए। लड़के ने तुरंत हाँ कह दिया और कहा कि वह यहां से नहीं जाना चाहता, बल्कि हर दिन खेलना चाहता है। गुआन ने मन ही मन सोचा कि लड़का कितना चतुर है, जो योजना के अनुसार चल रहा है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उस बिगड़ैल बच्चे से धीरे से कहा कि अगर उन्हें प्रतिदिन साथ खेलना है तो उन्हें अपने भाई को उनकी नई कंपनी में शामिल होने के लिए राजी करना होगा। उस लड़के ने उसे आश्वासन दिया कि कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने बताया कि उनका भाई उन्हें रोता देखकर सबसे ज्यादा डरता था और अगर वह मना कर देते तो वह तब तक रोता रहता जब तक वह राजी नहीं हो जाता। गुआन ने उसे एक अच्छा बच्चा होने के लिए प्रशंसा की और पूछा कि वह उस रात क्या खाना चाहता था। उस लड़के ने जवाब दिया कि उसे ब्रेस्ड पोर्क रिब्स चाहिए। गुआन ने खुशी खुशी सहमति जताते हुए कहा कि वह रसोई वाली महिला से इसे तुरंत तैयार करने को कहेगा। अचानक जमीन के नीचे से एक बाघ भरिंग निकला। गुआन चौंक गया और उसने तुरंत पहचान लिया कि खेल के मैदान पर कोई कीड़ा घुस आया है। उसने उस बच्चे से कहा कि वह डरे नहीं तथा उसे अपनी उपस्थिति का आश्वासन दिया। उसी समय गुआन के अंगरक्षकों ने हस्तक्षेप किया और गुआन को बच्चे के साथ क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया, जबकि वे खतरे से निपटते हैं। एक महिला अंगरक्षक ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया तथा अन्य को निर्देश दिया कि वे घबराएं नहीं तथा अपने प्रशिक्षण का पालन करें। उसने भरिंग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की योजना बनाई, जबकि अन्य भरिंग उस पर पीछे से हमला कर रहे थे। अपनी तलवार खींचकर वह बाघ भरिंग की ओर बढ़ी। उसके शुरुआती हमले को रोकते हुए उसने दूसरे अंगरक्षक को आगे बढ़ने का संकेत दिया। दूसरे अंगरक्षक ने तुरंत जवाब दिया और अपनी तलवार भरिंग के शरीर में घोंप दी। इसके बाद महिला अंगरक्षक ने एक अन्य टीम सदस्य को भरिंग के पिछले पैरों पर निशाना लगाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए एक रक्षक ने भरिंग के पैर पर प्रहार किया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह महसूस करते हुए कि भरिंग का खोल कितना कठोर था, महिला अंगरक्षक ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वे कीट का ध्यान भटका दें, जबकि वह उसके पेट पर निशाना साध रही थी। उसने अपनी तलवार भरिंग के निचले हिस्से में घुसा दी, लेकिन उस जीव ने भयंकर जवाबी हमला किया और अपने पैर से उस पर हमला कर दिया। संघर्ष करते हुए महिला अंगरक्षक ने स्वीकार किया कि भरिंग बहुत शक्तिशाली था। इसकी गति अप्रत्याशित रूप से तेज थी, उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक। इस बीच गुआन ने उस बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। भरिंग ने अचानक अपना ध्यान गुआन की ओर मोड़ा और उस पर हमला कर दिया। उस महत्वपूर्ण क्षण में चियांग आ गया और उसने अपनी तलवार से भरिंग का पैर काट दिया। क्रोधित होकर उसने एक ही वार में उसे नीचे गिरा दिया और उसके 2 टुकड़े हो गए। चांग ने तब टिप्पणी की कि उनकी अनुपस्थिति में चीजें कितनी दयनीय लग रही थीं, यहां तक कि तीसरी श्रेणी के टाइगर बीटल का सामना करते समय भी। गुआन ने तुरंत जवाब दिया कि यदि वे चोंग के छोटे भाई की रक्षा नहीं कर रहे होते तो वे स्वयं ही उस भरिंग से निपट सकते थे। अपने बड़े भाई को दोबारा देखकर वह लड़का बहुत खुश हुआ। चियांग ने अंगरक्षकों की ओर रुख किया और उनकी क्षमताओं तथा उनके द्वारा नियुक्त 3 तथाकथित विशेषज्ञों की प्रभावशीलता पर संदेह व्यक्त किया। महिला अंगरक्षक ने सवाल किया कि क्या चियांग वास्तव में उस बदमाश का भाई था और जोर देकर कहा कि वे उसकी मदद के बिना भी उस बदमाश को हरा सकते थे। चियांग ने स्पष्ट उत्तर देते हुए उसे चेतावनी दी कि यदि उसमें शक्ति की कमी है तो वह खतरनाक काम न करे, क्योंकि इससे उसकी जान भी जा सकती है। उनका मानना था कि यह इसके लायक नहीं था। महिला अंगरक्षक ने तुरंत जवाब दिया और उससे कहा कि वह उसे उपदेश न दे। गुआन ने हस्तक्षेप कर सभी को शांत किया। उन्हें इस बात से राहत मिली कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। उन्होंने टीम को किसी और परेशानी से बचने के लिए गड्ढे को भरने का निर्देश दिया। गुआन के घर वापस आकर चांग उस बिगड़ैल बच्चे के साथ बैठा और उससे पूछा कि क्या इतने दिनों बाद उसे उसकी याद आई। उस बिगड़ैल बच्चे ने सिर हिलाया। चांग ने शरारत से उसका गाल खींचा, यह सोचकर कि वह मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है। तब उस बिगड़ैल बच्चे ने धीरे से कहा कि वह घर नहीं जाना चाहता और बड़े भाई गुआन के घर पर ही रहना चाहता है। चांग ने नाटकीय ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा उस बिगड़ैल लड़के को इतनी जल्दी धोखा देने के लिए चिढ़ाया। उस बिगड़ैल लड़के ने विनती करते हुए कहा कि यदि चांग गुआन की नई कंपनी में शामिल हो जाए तो वे हर दिन एक साथ रह सकेंगे। यह सुनकर चांग आश्चर्यचकित हुआ और उसने नई कंपनी के बारे में पूछा। गुआन ने कमरे में प्रवेश किया और बताया कि उनकी कंपनी को लू गुआंग संगठन ने खरीद लिया है। तियांग ने परेशान होकर एक बार फिर नाम पहचान लिया। गुआन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अब उनका नया बॉस डुबोटियन है। गुआन ने चियांग को डुबोटियन के साथ अपनी बैठक के बारे में बताया जहां उसने बी योंगजिन संगठन का उल्लेख किया था। सामान्य स्थिति यही थी। तियांग को संदेह होने लगा कि इस संगठन ने कई लोगों की हत्या की है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या योंग जाहवा और अन्य लोग उनकी वजह से मरे थे। प्रथम श्रेणी क्षेत्र से होने के कारण वह और लूमी समझ गए कि उन्हें क्यों निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन वह यह नहीं बता सके कि उगो के साथ क्या हुआ। इसके बाद गुआन ने बोसडू द्वारा प्रस्तावित 3 शर्तें बताईं यदि चोंग लू गुआंग संगठन में शामिल होने के लिए सहमत हो जाए। सबसे पहले उसे अपनी टीम बनानी होगी और उसका नेता बनना होगा। दूसरा, उसकी आय दोगुनी हो जाएगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उसे और उसके छोटे भाई को रैंक अप करने की योग्यता प्राप्त होगी, जिसका मतलब था कि वे जल्द ही स्ट्रीट 2 में प्रवेश कर सकते थे। गुआन ने स्वीकार किया कि रैंक 1-2 क्षेत्र में कोई अन्य संगठन ऐसी शर्तें प्रदान नहीं कर सकता है।
उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि तीसरी शर्त बहुत आकर्षक थी, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब संगठन द्वारा प्रतिबंधित होना भी था, और वह इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। चांग ने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ये सुनकर उस लड़के ने फिर जोर देकर कहा कि वह घर नहीं जाना चाहता और बड़े भाई गुआन के घर पर ही रहना चाहता है। चांग ने शांतिपूर्वक समझाया कि किसी का घर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कभी भी उसका असली घर नहीं हो सकता। उन्हें घर लौटना पड़ा। वह बच्चा रोने लगा, इस बात से परेशान था कि आखिरकार उसे बाहर तो निकाल दिया गया, लेकिन फिर से बंद कर दिया गया। उसने वापस जाने से इनकार कर दिया। जंग ने इस अवधि के दौरान योंगयांग की देखभाल करने के लिए गुआन को धन्यवाद दिया और गुआन के खाते में 1 मिलियन वेन स्थानांतरित कर दिए। गुआन ने उनसे इतनी जल्दी निर्णय न लेने और प्रस्ताव पर विचार करने को कहा। चांग ने उससे कहा कि वह पैसे अपने पास रख ले और वह गुआन की कंपनी छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर काम कर सकते हैं। गुआन ने बताया कि जमा राशि काटने के बाद चांग ने 500,000 येन अधिक भुगतान कर दिया था। चोंग ने बताया कि यह अतिरिक्त राशि जॉनी और अन्य योद्धाओं के लिए सब्सिडी थी। गुआन को मन ही मन पता था कि सुच चांगजो को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वह सोच रहा था कि वह बोसू को यह बात कैसे समझाएगा। इसके साथ ही चियांग और उस बिगड़ैल बच्चे ने घर वापसी की यात्रा शुरू कर दी। उसी समय लूमी अंततः बार में लौट आई। दूसरी ओर रोल कॉलर को एक अद्यतन मिशन प्राप्त हुआ। अब लक्ष्य था लियाओ हैनशुन। मुस्कुराते हुए हाजिरी लगाने वाले ने कहा कि आखिरकार उसकी बारी आ गई है। बार के अंदर एक महिला भीड़ के लिए गाना गा रही थी। एक व्यक्ति ने जंग का अभिवादन करते हुए बताया कि काफी समय हो गया है। जंग ने उससे सुंदर गायिका का परिचय कराने को कहा। उस आदमी ने जवाब दिया कि अगर इससे जंग खुश होती है तो वह उससे भी ज्यादा सुंदर लड़की ढूंढ सकता है। तभी लूमी वहां पहुंची और अंकल लियाओ को बताया कि वह वापस आ गई है। लियाओ को उन्हें सुरक्षित लौटते देख राहत मिली और उन्होंने पूछा कि क्या यात्रा सुचारू रूप से हुई। लूमी ने जवाब दिया कि सब कुछ समझाने में समय लगेगा। इसके बाद उसने उग्याओ को टाइगर रो युद्ध टीम के एक सदस्य के रूप में लियाओ से मिलवाया, जिससे वह पहले भी मिल चुका था। माओ ने लियाओ का अभिवादन किया और कहा कि लूमी पूरे रास्ते उनके बारे में बात करती रही थी। लियाओ ने मजाक में कहा कि वह उसे डांट रही होगी। म्याओ ने इससे इनकार करते हुए कहा कि लूमी ने केवल इतना बताया था कि लियाओ उसे कभी देर तक काम नहीं करने देता था, जबकि वह स्वयं हमेशा रात भर काम करता था। लूमी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा वह सच था। लियाओ ने उनसे कहा कि वे अपने पे का आनंद लें, जबकि वह कुछ काम निपटाने चला गया। उनके जाने के बाद माओ ने टिप्पणी की कि लियाओ कितना अच्छा बॉस था। लूमी ने कहा कि लियाओ न केवल एक अच्छे बॉस थे, बल्कि वह उनके साथ एक पिता की तरह व्यवहार करती थी। म्याओ ने टिप्पणी की कि प्रथम श्रेणी का क्षेत्र खतरों से भरा था और ऐसी परिस्थितियों में भी सफल होने की लियाओ की क्षमता ने साबित कर दिया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। लूमी ने तब खुलासा किया कि चाचा लियाओ अतीत में एक प्रसिद्ध उच्च श्रेणी के योद्धा थे। चाचा लियाओ ने उनकी ओर देखा और पूछा कि क्या वे सचमुच उच्च श्रेणी के योद्धा थे। लूमी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अंकल लियाओ कभी प्रसिद्ध हायान टीम के नेता थे। हुयान टीम रैंक 3 क्षेत्र का गौरव थी और एक महान टीम के रूप में जानी जाती थी, लेकिन वे 5 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। सभी प्रमुख संगठनों ने इस खबर को दबा दिया। लूमी ने उनके बारे में केवल टीम के साथियों से ही सुना था और उसने कभी नहीं सोचा था कि अंकल लियाओ उनके नेता होंगे। उनका गायब होना कोई रहस्य नहीं था, यह एक व्यवस्था थी। उनको फंसाया गया था। लूमी ने सच्चाई समझाना शुरू किया। कई साल पहले हुयान टीम रैंक 3 क्षेत्र में सबसे मजबूत ताकत थी। कई संगठनों ने प्रस्तावों के माध्यम से उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। अंत में यानसी संगठन सफल रहा। उसने टीम को खरीद लिया और प्रत्येक सदस्य को मृत्यु बीमा प्रदान किया। यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती तो उसके परिवार को भारी धनराशि मिलती। युद्ध के उन दिनों में ऐसा प्रस्ताव दुर्लभ और साहसिक था, लेकिन भविष्य अप्रत्याशित तरीके से सामने आया। बॉस लड़ाई के दौरान एक संदेश आया। स्ट्रीट 1 क्षेत्र में 5वीं रैंक का लाल पूंछ वाला सेंटीपीड दिखाई दिया। यान टीम को मिशन कैसे प्राप्त हुआ और तुरंत क्रियान्वित किया गया। चाचा लियाओ ने अपनी पूरी टीम का नेतृत्व करते हुए जल्दी से उस प्राणी का पता लगा लिया और बहादुरी से उसका पीछा किया जब तक कि वह हरे रंग की निर्णय चट्टानों वाली गुफा में भाग नहीं गया। अचानक टीम को एक कॉल आया। लियाओ ने उसे उठाया और संगठन से मिले आदेश को सुना। उन्हें गुफा में प्रवेश करने और कनखजूरे को खत्म करने का निर्देश दिया गया। लियाओ ने चिंता व्यक्त की। गुफा की संरचना जटिल थी, जो छिपकर हमला करने के लिए आदर्श थी, तथा यह स्पष्ट नहीं था कि अंदर कितने सेंटीपीड थे। जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन फोन करने वाले ने जोर दिया। उनकी विश्वसनीय जानकारी के अनुसार वहां केवल एक ही सेंटीपीड था। यह परत उथली थी और इसका केवल एक ही मार्ग था। टीम को बस आगे बढ़ना था और मिशन पूरा करना था। यह सरल लग रहा था। अभी भी अनिश्चित होने पर लियाओ ने सुझाव दिया कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले जांच कर लें, लेकिन फोन करने वाले ने पीछे धकेल दिया। रैंक अप मार्ग जल्द ही बंद हो जाएगा। समय नहीं था। संगठन ने तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया था। लियाओ को हिचकिचाते देख रोज ने उसे शीघ्रता से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि संगठन की खुफिया जानकारी गलत नहीं हो सकती। वोंग जियो ने भी इस विचार का समर्थन किया। वह काम जल्दी खत्म करके अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए समय पर घर लौटना चाहते थे। दोनों ने लियाओ को आश्वस्त करने की कोशिश की। कीट शक्तिशाली नहीं था, डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने उससे आग्रह किया कि वह संकोच न करे। अंततः लियाओ ने हार मान ली। वह सहमत हो गया। वे इसे शीघ्र खत्म कर देंगे। टीम एक उजाड़ क्षेत्र में पहुंची जहां सब कुछ बिखरा और टूटा हुआ था। लियाओ के साथियों ने पूछा कि क्या उन्हें राक्षस की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। लियाओ ने उन्हें इसे तुरंत मार डालने का आदेश दिया, लेकिन जल्द ही संदेह पैदा हो गया। एक सदस्य ने बताया कि कमांड सेंटर का दावा है कि खोह उथली थी और उसमें केवल एक ही रास्ता था। फिर भी वे काफी समय तक चले थे और अंत तक नहीं पहुंचे थे। वोंग जियो ने कुछ चिंताजनक बात नोटिस की। वहां एक अतिरिक्त चौराहा था। जगह ठीक नहीं लगी। लियाओ को भी यही महसूस हुआ और उसने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, उनके पीछे का प्रवेश द्वार अचानक बंद हो गया। रोजा ने लियाओ की ओर मुड़कर पूछा कि आगे क्या करना है। लियाओ ने उन्हें तुरंत दूसरा निकास मार्ग ढूंढने का निर्देश दिया। अचानक पीछे से अनगिनत कनखजूरे झुंड में आ धमके। उन्होंने भयंकर हमला किया, लेकिन लियाओ ने अपने ब्लेड से कई लोगों को काट डाला। ये कोई साधारण दुश्मन नहीं थे। उनका स्तर ऊंचा था। लियाओ ने वोंग जियो को आदेश दिया कि वह 2 अन्य लोगों को लेकर पत्थर के दरवाजे पर बम गिराए। बाकी लोगों को उसका पीछा करना था और कनखजूरों को रोकना था। वोंग जियो ने रोजा और एक अन्य सदस्य को लिया और दूसरी तरफ भाग गया।
लियाओ ने शेष सदस्यों को आदेश दिया कि वे सेंटीपीड्स को रोककर रखें और उन्हें वोंगजा की टीम तक पहुंचने से रोकें। वह दृढ़ निश्चय के साथ दहाड़ा, वे लड़ेंगे, वे जीवित बच जाएंगे, वे जीवित बच जाएंगे। वोंगजियो ने विस्फोटक लगाते समय रोजर को रुक जाने की याद दिलाई। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे का जन्मदिन मनाने की योजना बनाई। रोजर मुस्कुराया और वादा किया कि वे बाद में खुशी खुशी साथ में शराब पिएंगे। लियाओ ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, सेंटीपीडों को काट डाला और चिल्लाया कि वे सभी जीवित निकल जाएंगे। उसने उनके साथ ड्रिंक्स पर जाने का वादा किया। अचानक उन्होंने देखा कि कनखजूरे पीछे हट रहे हैं, वे पीछे गिर रहे थे। टीम को आशा की किरण दिखी। उन्हें लगा कि उनके पास भागने का मौका है, वे जीवित बच सकते थे। लेकिन लियो को आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। यह बहुत अचानक और बहुत आसान था। तभी छाया से एक विशाल लाल सेंटीपीड निकला। जब लियाओ ने अपने सामने विशालकाय सेंटीपीड को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। क्या यह वही कनखजूरा नहीं था जो पहले भाग गया था? वह इसके साथ युद्ध में शामिल हो गया। जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि उस प्राणी की शक्ति का स्तर मुख्यालय द्वारा बताई गई शक्ति से कहीं अधिक था। यह अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत था। अपनी टीम को चिल्लाकर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वे सतर्क रहें। यह प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था और यह स्पष्ट था कि आज की लड़ाई आसान नहीं होगी। उन्होंने कांटों को खोलने का आदेश दिया तथा सभी को निर्देश दिया कि सबसे पहले कनखजूरे की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। लेकिन लाल पूंछ वाला सेंटीपीड क्रोधित हो गया। वह इधर उधर छटपटाने लगा और लियाओ ने सभी को अधिक ताकत लगाने के लिए चिल्लाया। पूरी टीम ने मिलकर पूरी ताकत से सेंटीपीड का मुकाबला किया। इस अफरा तफरी के बीच एक सदस्य ने आशा खोनी शुरू कर दी। वह चिल्लाया कि रुको, लेकिन उसने स्वीकार किया कि वह अब और नहीं खींच सकता। उसकी पकड़ ढीली हो गई और वह गिर गया। कनखजूरे ने तेजी से उसे पकड़ लिया। जैसे ही वह आदमी लियाओ से बचाने के लिए चिल्लाया, सेंटीपीड ने उसे निगल लिया। यह सब देखकर लियाओ बहुत दुखी हुआ। वोंग शियाओ की ओर मुड़ते हुए उन्होंने अपडेट मांगा और कहा कि वे ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते। वोंगजियो ने जवाब दिया कि उनका काम लगभग पूरा हो चुका है। उसी समय उन्होंने एक दीवार को बम से उड़ा दिया, जिससे प्रवेश का रास्ता बन गया। लियाओ ने तुरंत सभी को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अनगिनत कनखजूरे निकल आए और उनका रास्ता रोक दिया। टीम का एक सदस्य घबरा गया। उसे डर था कि अब मौत निश्चित है। लियाओ ने भय को पीछे धकेला तथा सभी से लड़ने और सभी राक्षसों को मारने का आग्रह किया। सेंटीपीड लगातार आते रहे और टीम को लगातार खतरनाक और निराशाजनक स्थिति में घसीटते रहे। एक के बाद एक टीम के सदस्य गिरते गए। जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती गई, थकान बढ़ती गई, मृतकों की संख्या बढ़ती गई और जल्द ही शेष सदस्यों में निराशा फैलने लगी। नुकसान से क्रोधित होकर लियो भड़क गया। क्रोध और हताशा से भरकर वह अकेले ही उन सभी सेंटीपीड्स पर टूट पड़ा और कसम खाई कि वह उन सभी को मार गिराएगा, भले ही इसके लिए उसे उनके साथ मरना पड़े। उसने एक क्रूर हमला किया जिसमें वह हर एक को मार डालना चाहता था। इसके बाद वोंग जायू ने हस्तक्षेप करते हुए लियाओ को याद दिलाया कि वे अब और नहीं रुक सकते। उन्होंने लियाओ से भाग जाने की विनती की और एक अंतिम उपकार, उनके परिवारों की मदद करने का अनुरोध किया। उन्होंने पहले ही उनका आभार व्यक्त कर दिया और लियाओ को बहस करने का मौका दिए बिना उसे प्रवेश द्वार की ओर धकेल दिया। इस बीच लाल उच्च रैंक वाले सेंटीपीड अपने सदस्यों को खाते हैं और कहते हैं कि वे बहुत कुरकुरे हैं। घायल अवस्था में और मुश्किल से बचकर लियाओ अपराध बोध से ग्रस्त होकर युद्ध के मैदान से लड़खड़ाते हुए भाग गया। उन्होंने शोर मचाते हुए खामोशी में वोंग जियू को पीछे हटने के लिए कहा और जवाब देने का आदेश दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह हताशा में अपनी मुठ्ठियां भींचने लगा। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि बात यहां तक पहुंच गई थी। उन्होंने उन्हें बचाने की शपथ ली और संगठन ही एकमात्र उम्मीद को याद किया। उन्होंने स्वयं को याद दिलाया कि यदि वह उनसे संपर्क कर सके तो समय पर सहायता पहुंच सकती है। दृढ़ निश्चय होकर उसने प्रतिज्ञा की कि उसके भाइयों को डटे रहना होगा। उन्हें उसका इंतजार करना पड़ा। इस निश्चय के साथ वह कार में बैठ गया और तेजी से चला गया। जब वह गाड़ी चला रहा था तो उसे एक भयावह सपना आया। उसने अपनी पूरी टीम को जीवित देखा और ऐसे बोल रहा था जैसे वे सेंटीपीड के हमले से बच गए हों। उन्होंने बीमा के साथ लड़ने के बारे में मजाक किया और दावा किया कि इससे लड़ाई आसान हो जाती है। एक ने घोषणा की कि अब से केवल कैप्टन लियाओ को ही अपने परिवारों की रक्षा के लिए जीवित रहना होगा। अन्य लोगों ने उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह किया और कहा कि उनके परिवार उन पर निर्भर होंगे। लियाओ अचानक उठा और उसने देखा कि उसके सामने एक युवा लड़की लूमी खड़ी थी। उसने प्रसन्नतापूर्वक उसे बताया कि वह उसके घर में है और उसके माता पिता ने उसे बचा लिया है। उनकी चोटें गंभीर थी और उन्हें आराम की जरूरत थी, लेकिन लियाओ ने इनकार कर दिया। उनका एकमात्र ध्यान अपने साथियों को बचाने के लिए वापस लौटने पर था। इसके बाद फ्लैशबैक शुरू हुआ जो कहानी को वर्षों पहले ले गया। युवा लूमी ने एक बार लियाओ से, जिसे उसके माता पिता एक उच्च श्रेणी के योद्धा के रूप में वर्णित करते थे, अनुरोध किया था कि वह मुक्त होने के बाद उसे मार्शल आर्ट सिखाए। लियाओ ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि चूंकि उसके परिवार ने उसे बचाया था, इसलिए इतना छोटा अनुरोध कोई मायने नहीं रखता। लेकिन पहले उसे कुछ महत्वपूर्ण काम पूरा करना था। वर्तमान में वापस आकर लियाओ अपने वरिष्ठ से मिलने के लिए दौड़ा। उन्होंने अपने बॉस से अनुरोध किया कि उनकी टीम के लिए संगठन से तत्काल सहायता की मांग की जाए, लेकिन समर्थन देने के बजाय उनके बॉस वू योंग एनोडली ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संगठन लियाओ की तलाश कर रहा था, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह खुद ही वापस आ गया। वू योंगान ने उन्हें बताया कि उनकी टीम के 12 सदस्य मर चुके हैं। लियाओ एकमात्र जीवित व्यक्ति था। इसके बाद उन्होंने लियाओ पर विश्वासघात का आरोप लगाया। वू योंग के अनुसार लियाओ ने दीवार को उड़ा दिया था और अपनी टीम को छोड़ दिया था। उन्होंने लियाओ को भगोड़ा और हत्यारा करार दिया। जैसे ही गार्ड उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, वू योंगन ने लियाओ को कैद करने का आदेश दे दिया। लियाओ ने गुस्से में चिल्लाते हुए रिहा होने की मांग की, लेकिन उसे संगठन की जेल में बंद कर दिया गया। इसके साथ ही उनके परिवार से भी सारा संपर्क टूट गया। सब कुछ होने के बावजूद लियाओ के पिछले दयालु कार्यों को भुलाया नहीं गया था। याओ नामक एक युवक अन्याय को बर्दाश्त करने में असमर्थ था। उसने जेल से लियाओ को भागने में मदद करने के लिए अंदरूनी लोगों के साथ मिलकर काम किया। ब्रेकआउट के दौरान जिया नाम का एक अन्य युवक लियाओ के पास आया। उन्होंने फुसफुसाकर उसे चुप रहने को कहा और मदद करने का वादा किया। लियाओ ने उसे धन्यवाद दिया और उसका एहसान चुकाने का वादा किया। जियो ने जोर देकर कहा कि वही था जो अतीत में लियो की मदद के लिए उसका ऋणी था। घुटनों के बल गिरकर लियाओ ने एक और उपकार की याचना की। उसने जियो से अपने परिवार की देखभाल करने की विनती की। बदले में वह अपने मृत साथियों के शवों को ढूंढेगा और उन्हें उचित स्पष्टीकरण देगा। जियो ने रुककर लियाओ को सच्चाई बताई और उसे तैयार रहने की चेतावनी दी।
उन्होंने बताया कि वोगान ने काले बाजार से संपर्क करके एक विशेष दवा हासिल की थी। इस दवा को जब मानव शरीर में इंजेक्ट किया गया तो योद्धाओं में चौंकाने वाली शक्ति विकसित हो गई। ये दवाइयां सस्ती थीं और इनके उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित करना आसान था। वो योगान पूर्ण नियंत्रण चाहता था, इसलिए उसने मूल टीम को बिना कोई मुआवजा दिए उसे भंग करने की योजना बनाई। जुए की लत के कारण वह कैसीनो में अपना सब कुछ हार गया था। हताश होकर उसने एक योजना बनाई। उसने लियाओ को फंसाया, झूठी खुफिया जानकारी फैलाई और टीम को मौत के घाट उतार दिया, जिससे लियाओ एकमात्र जीवित व्यक्ति और बलि का बकरा बन गया। भयावहता यहीं खत्म नहीं हुई। वो योंग ने टीम के सभी सदस्यों के माता पिता को बुलाया, उन्हें बंद कर दिया और झूठ बोला कि संगठन उनकी रक्षा करेगा। इसके बजाय उन्होंने अपने कीट आधारित प्रयोगों के लिए बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल किया। 3 दिन बाद दृश्य यान संगठन में स्थानांतरित हो जाता है जहां लियाओ आता है। एक अंगरक्षक उससे पूछता है कि वह वहां क्यों है। बिना किसी हिचकिचाहट के लियाओ ने अंगरक्षक पर हमला किया, जिससे वह दरवाजे से टकराकर चुनयोग के सामने जा गिरा। हैरान और घबराए हुए चुनयोग ने जानना चाहा कि यान संगठन में घुसने की हिम्मत किसने की। वह जल्दी से अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए दौड़ता है। क्रोध में भरकर लियाओ ने चुनयोग को मारने का इरादा घोषित कर दिया। इससे पता चलता है कि बाहर मौजूद सभी लोगों का पहले ही वध कर दिया गया है। वह तलवार फेंकता है जो सीधे चुनयोग के हाथ में घुस जाती है। भयभीत चुनयोग दया की भीख मांगता है और पैसे की पेशकश करते हुए कहता है कि अब उसे ये पैसे नहीं चाहिए। लेकिन लियाओ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया कि वह पैसे को अपने साथ परलोक ले जा सकता है। जब तक याको घटनास्थल पर पहुंचता है तब तक यान संगठन लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। यहां तक कि हस्ताक्षरित योद्धा भी मर चुके हैं तथा संगठन के प्रमुख चुनयोग के सभी 4 अंग काट दिए गए हैं। तभी जियो दौड़कर आता है और लियाओ से जल्दी से चले जाने का आग्रह करता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, लियाओ उसे रैंक 3 क्षेत्र से भी भागने के लिए कहता है। पीछे छोड़ा गया धन उसके शेष जीवन के लिए पर्याप्त होना चाहिए। रैंक 1 क्षेत्र में वापस आकर छोटी लूमी अपने चाचा को वापस आते हुए देखती है और तुरंत पूछती है कि क्या वह ठीक है। लियाओ उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक है और उसकी इच्छानुसार उसे मार्शल आर्ट सिखाने की पेशकश करता है। वर्तमान में लूमी अतीत पर विचार करती है। चाचा लियाओ शांति से रहने के लिए अपनी पहचान छिपाते हुए एरिया 1 स्ट्रीट पर लौट आए थे। उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया और अपना सारा पैसा उन्हें रैंकअप योग्यता प्राप्त करने में मदद करने में खर्च कर दिया। आज बार में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी अनाथ हैं, जिन्हें उन्होंने अपने यहां रख लिया था। हर कोई जानता है कि उसने ये काम पैसे के लिए नहीं बल्कि मुक्ति के लिए किया था। म्याओ ने आश्चर्यचकित होकर टिप्पणी की कि उसने कभी नहीं सोचा था कि अंकल लियाओ का अतीत इतना दर्दनाक होगा। इस बीच चांग गहरी सोच में डूबा हुआ सड़कों पर चलता रहता है। उन्हें याद है कि वे कुयुआ पर्वत पर लगभग मर ही गए थे और उन्हें राहत महसूस होती है कि यांगयांग सुरक्षित है। वह स्वयं को आगे बढ़ने के लिए अधिक सतर्क रहने को कहता है। अपने बेस पर पहुंचकर चांग अपने पुरस्कारों की जांच करना शुरू करता है। अपने सिस्टम विंडो को देखते हुए उन्होंने पाया कि अस्थायी बिंदु 5 मिनट के लिए सीमित शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन एक बार में बहुत अधिक उपयोग करना समस्याग्रस्त हो सकता है। वह इन्हें महत्वपूर्ण क्षणों के लिए बचाकर रखने का निर्णय लेता है और इसके स्थान पर आधार बिंदु जोड़ना शुरू कर देता है। हाल ही में हुई बॉस लड़ाई पर विचार करते हुए उसे एहसास हुआ कि इससे उसकी प्रगति में तेजी आई है। इसके बिना उन्हें इस स्तर तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लग जाता। किल फायर पावर को राक्षसों को हराकर उन्नत किया जा सकता है, लेकिन उसकी लड़ाकू क्षमता अभी भी प्रदर्शित नहीं होती है। उनकी पिछली लड़ाइयां अधिकतर कम बुद्धि वाले कीटों के विरुद्ध थीं, लेकिन इस बार उन्होंने एक मानव सदृश उच्च श्रेणी के राक्षस से युद्ध किया, जिससे उन्हें अतिरिक्त प्रभाव प्राप्त हुआ। उनका मानना है कि भविष्य में विशेषज्ञों के साथ अभ्यास करने से उनके कौशल में सुधार होगा। किलशेर और गुनी का कमीशन काटने के बाद उसके पास 38 मिलियन बचते हैं। अपनी पिछली कमाई को जोड़कर अब उनके पास लगभग 40 मिलियन येन है। इससे वह अपनी रैंक को नजरअंदाज कर चुनौती प्रतियोगिता के लिए आवेदन कर सकता है। यद्यपि उनकी युद्ध क्षमता स्पष्ट नहीं है, फिर भी उन्हें विश्वास है कि कोई समस्या नहीं होगी। अब वह अपना ध्यान 5वीं श्रेणी की तितली से प्राप्त 2 अस्थि स्पर्श के प्रसंस्करण पर केंद्रित कर रहे हैं। उनका उपयोग करते हुए चांग एक हथियार बनाता है, हड्डी छेदने वाली रोब आत्मा तलवार। वह इसकी प्रभावशाली तीक्ष्णता की प्रशंसा करते हैं। अचानक चुंग को एक कीड़े की आभा का आभास होता है। जमीन के नीचे से एक विशालकाय राक्षस उसके सामने फटकर आता है। यह देखकर चोंग निराशा में आकार। उसे एहसास हो गया कि उसे अभी आराम नहीं मिलेगा। दृश्य चांग की ओर स्थानांतरित हो गया, जो कीड़ों के झुंड से घिरा हुआ था। उन्होंने जमकर संघर्ष किया तथा सवाल किया कि इतने सारे लोग अचानक क्यों प्रकट हो गए। उन्हें संदेह था कि वे जीवन मोती द्वारा आकर्षित हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने भीड़ के विरुद्ध अपनी तलवार का परीक्षण करने का निर्णय लिया। कुछ ही मिनटों बाद चियांग ने कीटों के शवों पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने एक उच्च कोटि के कीट से निर्मित अपने हथियार की शक्ति की प्रशंसा की तथा शक्ति में स्पष्ट अंतर को देखा। लेकिन जीवन मोती ने एक समस्या खड़ी कर दी। वह इसे घर नहीं ले जा सके क्योंकि उन्हें डर था कि यांगयांग खतरे में पड़ जाएगा। उसे इसे छुपाने के लिए एक जगह की जरूरत थी। उसकी नजर पास में ही लगे एक विशाल देव घड़ी पर पड़ी। इसकी आभा को छिपाने की क्षमता को याद करते हुए उन्होंने इसे एक आदर्श स्थान माना। वह जीवन मोती रखने से उसे और रैंक 1 क्षेत्र दोनों को लाभ होगा। वह अभी भी इस बात पर असमंजस में था कि मोती का वास्तविक उपयोग क्या है, लेकिन फिलहाल उसे छिपाना ही सबसे पहले था। अपनी बाहें फैलाते हुए चियांग ने राहत की सांस ली। वह बहुत थक गया था और उसने सोचा कि अब बार में जाकर आराम करना चाहिए। कहानी बार तक पहुंच गई। रोल कॉल के नाम से जाना जाने वाला एक व्यक्ति अंदर आया और उसने लूमी से बार के मालिक लियाओ हैंग शुन के बारे में पूछा। लूमी ने सावधानीपूर्वक जवाब दिया और उसके इरादों पर सवाल उठाया। रोल कॉल ने दावा किया कि वह सहयोग पर चर्चा करना चाहता था। म्याओ ने उन्हें बताया कि अंकल लियाओ शीघ्र ही वापस आ जाएंगे और जानना चाहा कि वे किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं। अचानक रोल कॉल ने उनकी बेंच पर चाकू से प्रहार किया, जिससे उसकी असली मंशा उजागर हो गई। वह लियाओ को मरवाना चाहता था। बार में मौजूद लोग घबरा गए और डर के मारे भागने लगे। लूमी ने उसे ध्यान से देखा और उसे एहसास हुआ कि वह अंकल लियाओ को चुनौती देने के लिए अकेला आया है। वह खतरे को समझ गई और उसने अपनी पूरी ताकत लगाने का संकल्प लिया, जिसका लक्ष्य उसे एक ही बार में खत्म कर देना था। उसने हमला बोल दिया। रोलर ने उसके प्रहार की कमजोरी पर उपहास किया। एक झटके में उसने लूमी के पेट पर क्रूर बल से मुक्का मारा, जिससे वह उछलकर खून की खांसी करने लगी। यह दृश्य देखकर म्याओ भय से चीख उठी। रोल कॉल ने म्याओ की ओर मुड़कर उसकी पहचान वयो म्याओ के रूप में की।
उन्होंने कहा कि वे लोग उनके चाकू से मारे जाने के भी लायक नहीं हैं और उन्हें वहां से चले जाने का आदेश दिया। तभी लियाओ वहां पहुंचा और उसने रोलेले पर चाकू फेंक दिया। उन्होंने जानना चाहा कि घुसपैठिया कहां से आया था। रोल कॉलर ने ठहाका लगाया। वह प्रतीक्षा करते समय कुछ शराब का आनंद लेने की योजना बना रहा था, लेकिन लियाओ बहुत जल्दी आ गया। लियाओ ने ठंडे स्वर में कहा कि उनके बार में शराब पीने वालों का स्वागत है, उनका नहीं जो परेशानी खड़ी करने आते हैं। रोल कॉलर ने लियाओ के हथियार को देखा और उसे अनोखा बताया, लेकिन उसने ताना मारते हुए कहा कि यह हथियार जल्द ही अपने मालिक को खो देगा। खैर दोस्तों, यह वीडियो का अंत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में भाग 2 पर टिप्पणी करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।